કેમ છો अहमदाबाद? अहमदाबाद एकदम जोरदार છે। आपने जिक्र किया मेमोरी मैन ऑफ इंडिया, तो इसके पीछे का राज क्या था या कैसे ये उपाधि मिल गई? 600 पेज की भी अगर बुक देते हो तो मुझे 6 घंटे का टाइम लगता है उसे याद करने में। जब बुरा वक्त हो तो आदमी उस बुरे वक्त में क्या करे, कैसे निकले? डेप्थ क्रिएट की जा रही है इंस्टा पे, हम जब चर्चा कर रहे हैं तो न्यूट्रिडिटी की पहले संविधान या पहले धर्म। आपने अर्बन नक्सलाइट नाम सुना? डेंगू है सनातन, बीमारी है सनातन, कीचड़ है सनातन। सनातन एक रास्ता है, जिंदगी जीने का तरीका, एक आइडियोलॉजी है। आपके नज़रिए में योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं? तो जो भारतवर्ष था ना पुराना, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, जब सारा इंडिया के अंदर था, अगर ये आ गए तो इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा। अमित शाह। मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ कि जब पैसे नहीं थे, लोकल हमारे एरिया के जो कॉरपोरेटर थे वो मेरे पापा की नाम की एक अर्जी लेके इनके पास गए थे, इन्होंने साइन करके दिया था और हमको हमारे हॉस्पिटल के अंदर 4 लाख का कंपनसेशन मिला था किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी लाखों जिंदगियाँ ये और इनकी टीम एक्चुअली रोज टच करते हैं। क्या आप सोचते हैं राहुल गांधी को देखते हैं? मॉडर्न एज टेररिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। माँ का जाना कितना बड़ा खालीपन है। बहुत ज़्यादा। डॉक्टर कुमार विश्वास को? उनको मैं कम सुनता हूँ। क्यों? मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे विचार शायद थोड़े अलग है। मैं समझता हूँ कि अगर इफ़ यू आर गिफ्टेड विद अ गुड टोन, तो ये गिफ्ट के अंदर अपने अपने राम नहीं होने चाहिए, हम सबके राम होने चाहिए। प्रेमानंद महाराज को भी सुना है? सुना है। कैसे? अच्छे लगते हैं। विराट bless कोहली में बेस्ट पाकिस्तान। कौन है? आजकल देश में 2 ही शाह की चर्चा है, एक राजनीति वाले शाह अमित शाह, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर अरे वाह, साजन शाह की। बहुत हैवी कंपैरिजन कर दिया आपने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज के दौर में कुछ भी करने के लिए आपको एक प्रेरणा चाहिए होती है और फिर मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें ना मिले आदमी काम टालता जाता है, और ऐसे में आजकल यूट्यूब पर तमाम वीडियोस उपलब्ध हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के। बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन आज एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर से मुलाकात करवाऊंगा और बातचीत करवाऊंगा जिनके साथ एक बेहद दिलचस्प यहाँ पर गुफ्तगू होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ हैं साजन शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रोहित जी। आजकल देश में 2 ही शाह की चर्चा है, एक राजनीति वाले शाह अमित शाह, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर अरे वाह, साजन शाह की। बहुत हैवी कंपैरिजन कर दिया आपने। कंपैरिजन कैसे लगा? कंपैरिजन अनबीटेबल था। बहुत दूर की सोच है वो, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस सोच का 2-3% लेवल भी अगर समझ पाऊँ। चाणक्य नहीं यार, सिंप्लिसिटी भाई। मोटिवेशन जितना सिंपल रहता है, सोच उतनी ही बेहतर होती है, और सोच जितनी बेहतर होती है, आदमी उतना ही फास्ट आगे बढ़ पाता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले दर्शकों को ये बताइए कि साजन शाह हैं कौन? साजन शाह एक बहुत ही सिंपल मोटिवेशनल स्पीकर है। 16 साल की एज से मैंने मेरा करियर शुरुआत की थी। बिन नाउ ऑलमोस्ट अराउंड 14 साल हो चुके हैं, नियर टू नाउ 15 ईयर्स। मैं हर साल तकरीबन 1 मिलियन यूथ के साथ काम करता हूँ। आज से 8 साल पहले एक किताब मिला था, मेमोरी मैन ऑफ इंडिया का। उसके बाद मैं एक बुक लिखा था जो दलाई लामा ने लॉन्च किया था। फिर स्टीव जॉब्स को बहुत फॉलो किया, तो कोल्ड कॉलिंग बहुत किया, तो वहाँ पर से रॉजर फेडरर, माइकल शूमाकर जैसे लोग आए ज़िंदगी में। उसके बाद मैं ये सोचा कि मोटिवेशन से ज़िंदगी में बहुत लोगों को इंस्पायर तो कर सकूँगा, लेकिन कुछ ऐसा ठोस बनाना है कि जिससे पूरी दुनिया को एक्चुअली यूथ का पावर क्या ऐसा दिखा सकूँ। तो उसके लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल कंसोर्टियम बनाया, यूनाइटेड फर्स्ट, कि जो आज इंडिया के अंदर 15 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी, 230 सिटी के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करता है।
बाद में एंड ऑफ द डे कोविड के बाद ऐसा लगा कि अभी भी भारत का और दुनिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, अलार्मिंग कंसर्न, जो वर्ड है यूथ। अलार्मिंग कंसर्न इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 10 में से 9 अभी पर्पजलेस घूम रहे, इनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है। तो कभी कभी मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि हम इस देश के लिए कौन सी क्वालिटी वाला रॉ यूथ जनरेट कर रहे हैं। तो एक सीज़न बनाया, जैसे समर विंटर मॉनसून आता है वैसे एक नया सीज़न इंडिया के अंदर लॉन्च किया। सीज़न को नाम दे दिया सीज़न ऑफ लर्निंग। मतलब हर हिंदुस्तान के अंदर, हर घर के अंदर साल में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का ऐसा टाइम आना चाहिए जहाँ पर पूरा परिवार साथ में बैठे और अपने आप को अपडेट करे और अपग्रेड करे। जो आज हर साल 10 स्टेट्स के अंदर, 28 सिटीज़ के अंदर और 4 कंट्रीज़ के अंदर इनिशिएट करता हूँ। बिल्कुल काबिल तारीफ है। आपने जिक्र किया मेमोरी मैन ऑफ इंडिया, तो इसके पीछे का राज क्या था या कैसे ये उपाधि मिल गई? मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो दिल्ली में ही रहता है। उनके नाम पर 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग है। सो फैजल है उसका नाम। 12 साल पहले मैं यूथ के लिए जब बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता था, तो फैजल इज़ फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो इसने मुझे बोला कि भाई तू इतना डेप्थफुल यूथ में काम करता ही है तो 1-2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वाला खिताब विताब ले लेना, तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। 3-4 महीना मेहनत कर, प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। मैंने उसको बोला भाई ज़िंदगी में दिक्कत ये है कि लोग टैक्स से इंस्पायर हो जाते हैं, राइट, बट टैक्स से उनकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, राइट। तो मैं इंटरेस्टेड कभी भी नहीं था और फैज़ल की मेहनत से मैं मेरी लाइफ में बहुत इंस्पायर होता था कि एक लड़का दिल्ली के बस स्टॉप के ऊपर 30 दिन तक सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैठता, जितनी बस जाती उस बस के नंबर प्लेट्स याद रखता और रात को 10 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जितनी भी बसें गई है वो पेपर के अंदर सारे के सारे नंबर्स लिखेगा और उसे याद रखेगा। अच्छा। तो दैट लेवल ऑफ एफर्ट ही हैज डन, राइट। सो मैंने बोला भाई मैं इतने एफर्ट नहीं कर सकता, मैं लोगों की ज़िंदगी, मैं लोगों को एग्जीक्यूशन प्लान्स देना चाहता हूँ, उनके इंस्पायर करना चाहता हूँ। तो बोला क्या करेगा? मैंने बोला एक काम कर, दुनिया के जितने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ना, सबका एक लिस्ट दे दे मुझे। मैंने सबको मिलना स्टार्ट किया, सबको अप्रोच करना स्टार्ट किया। मैं ये समझता था कि जो आदमी आज दुनिया में कोई भी बड़ा लेवल अचीव किया है, राइट, उसके पीछे साइंस है, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन है। अगर मैंने उसका 5% भी सीख लिया, राइट, वो लोग जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत हाई डिसिप्लिनरी एफर्ट्स चाहिए, बट वो डिसिप्लिनरी एफर्ट्स की स्ट्रेटेजी की वजह मैंने सीख ली और मैंने कंट्री के यूथ को और स्कूल्स को अगर सिखाना स्टार्ट कर दिया तो आज वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो लर्निंग गैप्स है, उसको मैं फिल कर सकूंगा एंड उनकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकूंगा। तो करते करते ऐसा स्टेज आ गया जिस स्टेज के अंदर आज भी ऐसा है कि आप मुझे 600 पेज की भी अगर बुक देते हो तो मुझे 6 घंटे का टाइम लगता है उसे याद करने में। और वही चीज़ आज हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 2 मिलियन से इधर स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ और उनको समझा चुका हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दिमाग का खेल है, कमाल है। सीख लो, राइट, लाइफ सेट है। तुम्हारा जो भी टाइम बचेगा उसमें पर्पस ढूंढो, पैशन ढूंढो और आगे बढ़ो। बच्चे सोच रहे होंगे काश ऐसी लर्निंग पावर होती ना, तो अरे हम ऐसे पास कर लेते हैं। नहीं, एग्जाम तकलीफ ऐसे है रोहित भाई कि मैं आपको बहुत एक जेन्युइनली चीज़ बताता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, बिकॉज आप लाखों लोगों तक पहुँचते हो और एक आइडियोलॉजी में आपके थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के हर एक यूथ, हर एक घर और हर एक इंसान को समझना चाहिए। इतने सालों के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपके कपड़े चेंज हुए, आपकी हेयर स्टाइल चेंज हुई, आपका फ़ोन चेंज हुआ जी। गाड़ी एवरेज कम देती थी, गाड़ी भी चेंज हुई, घर का इंटीरियर भी चेंज हुआ, लेकिन इंसान ने कभी भी एक चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, अपने लर्निंग पैटर्न को अपग्रेड करने में हमारे कभी भी नहीं सोचा। माँ बाप ने सिखाया कि ऐसे पढ़ो, बच्चों ने ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट वेरी लेस पीपल इन इंडिया आर अवेयर कि लर्निंग पैटर्न भी हर 3-3 साल के अंदर चेंज होता है। अब 3rd से लेकर 6th स्टैंडर्ड के अंदर लेट से बच्चा 90 लाया और 6 से 9 के अंदर अगर वो 80 लाया, 9 से 12 में लेट से वो 60 लाया, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि इसका मेमोरी खराब है, इसका ध्यान चला गया है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग हर एज रेंज के अंदर, हर जनरेशन वाइज लर्निंग पैटर्न को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। जब आप अपग्रेड नहीं करते हो तो एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं रह रहा है, फोकस नहीं है, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सो इवेंचुअली द प्रॉब्लम इज नॉट द किड्स और बुक्स, अवेयरनेस नहीं है। इसलिए आई जस्ट अर्ज ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस शो कि कहीं पर भी मौका मिले एटलीस्ट हफ्ते के अंदर 10 मिनट इंटरनेट, यूट्यूब, इनकी चैनल के थ्रू भी अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करो। ये अपग्रेड हुआ, चीज़ें अपग्रेड हो जाएगी। बिल्कुल। फैजल का जिक्र किया, वो जो गाड़ियों का नंबर लिखते थे, हाँ, तो उससे क्या फ़ायदा मिला उनको?
फैज़ल बहुत क्लियर था। फैज़ल का एक जुनून था अपनी ज़िंदगी में कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी का मास्टर बनना चाहता हूँ। तो फैज़ल 1 महीना तो मैंने खुद ही देखा है, जब मैं दिल्ली आता ये वही बस स्टॉप के ऊपर बैठता और यही सारी चीज़ें करता। मुझे ये दिमागी पागलपन लगा इनिशियली, बट उसकी स्ट्रेंथ उसके बाद में मैंने जो डेवलप करते हुए देखी, तो आई गेस गाज़ियाबाद की कोई स्कूल के अंदर उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि एक साथ उसने तकरीबन 400-500 नंबर्स लिए, एक मोमेंट पर सुने। उसकी फोटोग्राफिक सेंसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, कि उस नंबर को आज भी एक ही बार सुनता है और आप बोलो उतने डिजिट्स को वो बोल सकता है। ऐसे उसके 6 रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग डोमेन्स के। फैज़ल ने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि इस दुनिया के अंदर अगर डिसिप्लिनरी एफर्ट है, आप सोचो ना यार भाई, बस स्टॉप के ऊपर बैठना, बस का आवाज़, धूल मिट्टी, लोग आना जाना, तो भी आदमी बहुत डिसिप्लिन एक्शन के साथ टिफ़िन लेके आ जाता, सुबह से बैठता, रात तक बैठता। अब यही चीज़ सीखनी है कि जो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल वाले लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि टीवी देखते देखते रोनाल्डो और मेसी अगर बन सकते हैं, और इनके माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि मेरा बेटा के चोट नहीं लगेगी, स्टिचेस नहीं आएंगे, पैर में मोच नहीं आएगी और रोनाल्डो मेसी बनेगा, तो कभी भी नहीं होने नहीं, वो वाला है। कहते हैं ना कि इस देश का हर माँ बाप चाहता है कि इस देश में चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन पड़ोस वाले घर में, मेरे घर में नहीं। एब्सोल्युटली यस। मैं उसको थोड़ा रीफ्रेम करके बताता हूँ कि ये देश के अंदर ऐसा भी करंटली हो रहा है कि इनको बताया जाता है बेटा कोहली बन और धोनी बन, लेकिन जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो इनको ऐसा बोला जाता है बेटा ध्यान से खेलना, आसपास की कोई खिड़की विड़की तोड़ मत देना। अगर इतना ही कन्फर्मेशन है और कंसर्न है तो बोल दो ना राहुल द्रविड़ बन। अब कंफ्यूज आप ही कर रहे हो ना भाई, लाइक एक बाजू उनको आज एस्पिरेशन T20 दिखा का रहे जमाना हो, है। एब्सोल्युटली यस। तो डायरेक्शन की दिक्कत है, डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाती है, आदमी ऑटोमेटिकली अनक्लियर हो जाता है। बिल्कुल। आपने मेमोरी से याद आया, फैजल का जिक्र जब किया गाड़ियों वाला, तो मुझे अपने दोस्त नितिन की याद आ रही। हाँ वो बंदा भी ऐसा है भाई, जैसे मैंने कोई मान लीजिए भी एटीएम लिया, मुझे पिन याद नहीं होगा, मैंने जनरेट किया, उस बंदे को बता दिया एक बार फ़ोन पे कि इस वाले का ये पिन है। हाँ आज के साल भर बाद पूछूंगा कि हाँ ये वाला पिन था, उसको मेरे अकाउंट जो 16 नंबर होते हैं उसको याद होगा। क्या बात है? गाड़ियाँ जितनी हमारे इलाके की होंगी 30-40 किलो, एक बार ऐसे चलता हुआ देख लेगा, अच्छा ये मिश्रा जी की गाड़ी थी, ये पंडित जी का, अच्छा ये तो उनकी गाड़ी थी, अरे ये तो भाई साहब की गाड़ी थी। केवल गाड़ी का नंबर देख के वो आदमी से बता देता है। हम लोग कहते हैं क्या करते हो याद करके, आज समझ में आया कि अच्छा काम कर रहा था वो। नहीं, ये जो आर्ट है ना, ये अटेंशन स्पैन है। मतलब एक ही बार नंबर सुन के जिंदगी भर तरीके से याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आज अभी इसी वक्त इस पॉडकास्ट के अंदर बोलूं कि बताओ जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो आज भी आप है ना नकल्स वो मेथड करना यूज पड़ेगा। करोगे, हाँ, नकल्स मेथड, जनवरी फरवरी मार्च। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ ए फॉर एक सेकंड में आएगा एप्पल, Apple। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन, जो अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज इतना ज़्यादा कम हो गया है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ भाई, आप आपके गली के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके आसपास कोई भी बच्चों को पूछ लो, 10 में से 9 बच्चा बोलेगा कि आज याद की हुई चीज़ें मैक्स टू मैक्सिमम अब 5 दिन तक याद रहती है, उससे ज़्यादा याद नहीं रहती। 80% इन्फॉर्मेशन दिमाग से चला जाता है। क्यों? बिकॉज पर्पज अंडरस्टैंडिंग बचा ही नहीं है, पर्पज सिर्फ परफॉर्म करना बचा है। नहीं, मेरे कई साथी ऐसे हैं जो, आप 5 दिन की बात कर रहे हैं, वो बाइक की चाबी बगल में भूल जाएंगे, उनको याद ही नहीं रहेगा, बाइक की चाबी बाइक में भूल जाएंगे, फिर ढूंढेंगे पूरे घर में। तो ये भी है। बाकी अब इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, केम छो अहमदाबाद। ओह, अहमदाबाद एकदम जोरदार है, और हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि NMF न्यूज़ जो है वो अहमदाबाद में अपन चालू था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो शाह का कंपैरिजन किया ना, इसलिए मैं सोचा कि अपॉर्चुनिटी का स्केलेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, इधर। इसीलिए जब शाह का जिक्र आया तो मैं फिर ये भी पूछ रहा हूँ कि गुजराती अच्छे राजनेता और व्यापारी कैसे होते हैं? गुजराती आर गुड सर्विस प्रोवाइडर्स। सो वैसे हर एक का सर्विस प्रोवाइडर होती है। गुजराती कैसा है कि भाई हर एक स्टेट का एक जेनेटिक्स है। हाँ। इस वक्त 2 गुजराती पूरी दुनिया में भारी पड़े हुए हैं। मैं I'll टेल यू वन स्मॉल थिंग कि मैं इसकी डेप्थ नहीं समझता, लेकिन मैं उतना समझता हूँ कि ये स्टेट ऐसा स्टेट है, राइट, हर एक स्टेट का अपना एक खुद का वजूद है, आपकी खुद की कल्चर है, खुद की परिभाषा है। तो गुजरात आज भी उतना वार्म वेलकमिंग है, और गुजरात आज भी ऐसे स्टेज पर है। मतलब आई हैव तो सीन गुजरात ग्रोइंग, राइट, फ्रॉम माई लाइफ। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बॉम्बे फाइनेंशियल हब है, गुजरात इज़ द राइट नाउ एन अपॉर्चुनिटी हब। हम लोग भी गए थे, लगभग 1 महीने थे इलेक्शन में, पिछले वाले में। मैं इसलिए तो बहुत बोल रहा हूँ, शानदार।
आ जाओ ना। मुझे शायद गुजरातियों को पसंद ना है, मुझे थोड़ा खाने से वो था, थोड़ा प्रॉब्लम थी, वरना मुझे बहुत शानदार लगा सिक्योरिटी की बेस पे, हाँ लोगों के हेल्पिंग नेचर को जी लेकर। जी जी। मतलब हम 3 लोग यहाँ से चले गए, हमारा कोई रिपोर्टर नहीं था, हम केवल ऐसे आपने मिला, आपसे पूछा भैया आसपास कोई गांव बता सकते हैं जहाँ पर हम लोगों से जाकर बाइट कर सकें। हाँ लोग लिटरली कह रहा हूँ कि बाइक आगे चला के गए 2 किलोमीटर हाँ। हमारे लिए। हम बोले आपका गांव नहीं, आपको पहुंचाने आए तब तो लौट जाएंगे। अरे मैंने ऐसे भी ट्रायल देखे हुए हैं कुछ कुछ गाँव के अंदर, गुजरात के अंदर, कि जब जैसे एंटर होते हो, जैसे मोरबी है, राइट, जैसे जामनगर है, हाँ तो बोला कि एक काम करो कि गांव या सिटी के जो भी लोग होते बोलते हैं ना कि ये शहर का क्वालिटी ऐसा है, ये शहर ऐसा है। तो जामनगर में किसी ने ऐसा बोला मुझे कि आप जो भी मिठाई की शॉप में जाना चाहते हो मिठाई ले लो। मैंने बोला पैसे नहीं हुए तो कोई नहीं, वो मांगेगा नहीं पैसे। अब मुझे इनिशियली ऐसा सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आई लिटरली वेंट टू 3 स्वीट शॉप। मैंने बोला कि 250 ग्राम मिठाई पैक करवाया और बोला कि भाई पैसे नहीं है चलेगा। तो वो हंसते हंसते बोला कि ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, जब मर्जी पड़े तब दे देना। मैं बोला ये सही है। चलिए अभी अभी बात करेंगे हाँ। गुजरात के खाने वाने पे आगे। लेकिन मैं यहाँ से अब शुरुआत करूँगा मोटिवेशन की। जी। मोटिवेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैं मोटिवेशन को अब थोड़ा चेंज करके एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एक होता है फिलोसॉफिकल मोटिवेशन, दूसरा होता है स्ट्रेटेजिकल मोटिवेशन। मैं अब फिलोसॉफिकल मोटिवेशन में नहीं मानता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बात ऐसी हो गई कि आप लोगों को एक हाइप दे रहे हो, लोगों को एक हवा दे रहे हो। हाँ, जब आपके पास कुछ नहीं है, आप एक नया पर्पस देना चाहते हो, उसके लिए हवा काम कर जाती है। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ज़िंदगी के हर एक स्टेज के ऊपर जब फिलोसॉफी काम नहीं करती है तो आपको समझना होगा यू हैव टू मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजिकल मोटिवेशन। जो चीज़ स्ट्रेटेजीज नहीं देती है, जो चीज़ आपको एक एग्जीक्यूशन प्लान नहीं देती है, जो चीज़ स्ट्रक्चर नहीं देती है, वो चीज़ के ऊपर आपको कभी भी अपना टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर इज़ द की। मोटिवेशन जो स्ट्रक्चर के साथ होता है वो काम का होता है। मोटिवेशन जो फिलॉसफी का होता है वो आपको टेम्पररी इमोशनल हीलिंग दे सकेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो सक्सेस का जो माइंड सेट होता है वो कैसा होना चाहिए? आप खुश होने चाहिए। आप खुश हो, अभी मैं अभी खुश हूँ, राइट। तो दुनिया एक अलग दोगलापन लोगों को सिखाती है कि इतना अचीव किया, इतना पैसा आया, इतना परसेंटेज लाया, ये हेल्थ किया, ये फिजिक बनाया, देन यू विल फील सक्सेसफुल। इट इज़ नथिंग लाइक दिस। ये एक बहुत बड़ा बबल है। जैसे इस देश के अंदर कहीं कहीं कंपनीज के बबल्स चलते हैं, राइट। ये भी एक साइकोलॉजिकल बबल है लोगों के दिमाग के अंदर कि मैं ये लेवल अचीव कर दिया ना, ओके, मैं दुनिया का नंबर 1 जर्नलिस्ट बन गया, मैं दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, मैं दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बन गया। ये नंबर 1 एक आइडियोलॉजी और एक माइंडसेट और एक बबल है, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने मुझे बुलाया या मैं कोई जगह पर परफॉर्म किया या मैंने मेरा आर्ट कहीं पर भी एक्सप्रेस किया है, तो जो मैंने लिया है, वेरी सिंपल फिलॉसफी, अगर उसे 3 टाइम्स ज़्यादा मैंने आउटपुट दिया, राइट, अब आपका ग्रोथ होने ही वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कि मान लीजिए सफलता का एक पैमाना तय कर दिया गया। सफलता का कोई पैमाना होता है कि इस वाले लेवल पहुंच जाए तो ये सफल हो गया, ऐसा हाँ, लोग यही मानते हैं, 99% लोग यही मानते हैं। और अगर जो नहीं सफल हुआ, जो आज के दौर में है, हाँ, क्या वो असफल है? तो वो ज़्यादा ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर मनोज वाजपेयी का जिक्र करूँगा। उन्होंने अपनी माँ की एक बात कही जी, कि बेटा जो तुम्हारे तक नहीं पहुँचा है ना, उसको कभी बेवकूफ़ मत समझना। बहुत बड़ी बात बोली। और अक्षय कुमार भी ये बात कहते हैं कि जब मैं शूट पे जाता हूँ, लाइन लगी रहती है, मैं देखता हूँ मुझसे ज़्यादा हैंडसम, मुझसे अच्छी ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी वाले बच्चे, कहते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा किस्मत चाहिए होती है। सर वो क्या है कि स्कूल में सिखाया नहीं है ना कभी। स्कूल में क्या सिखाया कि 4th में आ जाओ ना तो 3rd को भूल जाओ, 2nd को भूल जाओ, 1 को भूल जाओ। स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि भाई अगर 4th में आते हो या 5th में आते हो तो भी 4, 3, 2, 1 में जो सीखे हो ना, उसके बेस को भूलो मत। तो जिंदगी का भी यही चीज़ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक कंसर्न नेचर इंसान का बन गया है कि वो के लेडर को क्लाइम करो। कभी कभी कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज है जो भी ये सिखाती है कि अपना सराउंडिंग चेंज करो, बड़ा सराउंडिंग रखो, नेटवर्किंग करो, ये करो। नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नेटवर्किंग करते 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 जब लोग अपना रूट्स भूल जाते हैं, राइट, और बाद में वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है, दिक्कत वहाँ से होना स्टार्ट होता है। बिकॉज उसे सस्टेन करना, झूठ को सस्टेन करने के लिए स्ट्रेस आता है,
सच को सस्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू सी द मतलब कि सफलता के एक पैमाने तक अगर कोई नहीं पहुंचा है तो वो असफल हो सकता है, बेवकूफ नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, अब देख लो ना बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री को देख लो। साउथ के आज भी हीरोज को फैंसी जैकेट्स पहनने की जरूरत नहीं रहती, वो बिंदास शर्ट पैंट पहन के नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर जाते हैं, राइट। तो यू हैव टू डिफाइन कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका वो जो कोर सेटिस्फैक्टरी लेवल है वो क्या है, राइट। मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा है कि मैं लोगों को सर्व करता हूँ, मुझे खुशी होती है। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा है कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, राइट, फैक्चुअल, और जो उनके मेंटल स्टेट को अवेयर कर दे कि कहाँ पर गलत हो आपको खुशी मिलती है, कहाँ पर सही हो आपको खुशी मिलती है। तो इंसान को ढूंढना पड़ता है। आज के युवाओं को यह समझने की जरूरत है। अभी छावा मूवी आई, उसमें अक्षय खन्ना क्या शानदार रोल किया औरंगजेब का उन्होंने। तो उनसे पूछा गया कि अब आपको सफलता जाकर इतनी उम्र में मिली, तो उन्होंने कहा ये आप कैसे तय कर सकते हैं। हाँ अब मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, हाँ, तो ये जरूरी थोड़ी कि मैं असफल बिजनेसमैन हूँ क्योंकि अंबानी और अडानी के पास 1800 करोड़ है। मैं भाई 500 वाले में खुश हूँ, मेरी सफलता वही है। बराबर, सही बोला आपने एकदम। यही चीज़ माइकल फिलिप ने को भी, व्हेन ही वॉन ऑलमोस्ट अराउंड 6 मेडल्स, किसी ने पूछा कि सर यू आर सो लकी। इनको इधर बुलाते बोलते कि इधर आ, यू नो मैं रोज़ 12 घंटे स्विमिंग करता हूँ, 4 घंटे आइस बॉक्स के अंदर रहता हूँ, 2 घंटा कम से कम थियरी प्रैक्टिस करता हूँ, 1 घंटा एनालिसिस करता हूँ, बस ऐसा कुछ मैंने 15 20 30 साल किया, इसीलिए शायद मैं लकी हूँ। पीपल डोंट सी द एफर्ट्स, द पेन बिहाइंड सक्सेस। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली है। तो अगर फिर भी अगर डेली रूटीन की मैं बात करूं तो एक रूटीन क्या हो थोड़ा, जिससे कि आप फोकस्ड हो, मोटिवेटेड हो, क्या रूटीन होना चाहिए एक युवा का आज? टू ऑल दी यंग यूथ, जितने भी यंग यूथ है आपके चैनल के अंदर जो इसे देख रहे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल 2 फिलॉसफी समझाता हूँ। 2 ही चीज़ समझाऊंगा और वो भी 30 सेकंड में समझाऊंगा। नंबर 1 थिंग, एवरी सिंगल डे जब आप उठते हो, राइट, द मोमेंट आपकी आंखें खुलती है, हमेशा उठने के बाद तुरंत अपने आप को एक पर्पस दे दो कि आज रात को सोने से पहले जब मैं बेड के ऊपर आऊँ तो आई हैव टू फील विद इन मी कि आज जितना भी टैलेंट एनर्जी था उसको 100% यूटिलाइज किया। नंबर 1 थिंग इज एज सिंपल एज दैट। 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? इवन आप एक्टिवा चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी को मिल भी रहे हो, एक स्माइल के साथ मिलो, 2 चीज़ उनसे सीखो, 2 चीज़ आप एक्सप्रेस करो, 15 मिनट रीडिंग के लिए टाइम दो। और नंबर 1 थिंग, जितना ज़्यादा कॉन्शियस डे जाएगा, सुबह का स्टार्ट राइट हुआ, सबकॉन्शियस वाइज कॉन्शियस डे जाएगा, रात को सोने से पहले सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, टेम्पररी पेन को एक्सेप्ट करो, टेम्पररी प्लेजर को कट ऑफ करो। टेम्पररी पेन, दोस्त मूवी देखने के लिए जा रहा है, आपका काम है टेम्पररी पेन, वो जा रहा है, इच्छा है जाने की, टेम्पररी पेन एक्सेप्ट कर, नहीं जाना है, काम खत्म करना है। टेम्पररी प्लेजर, राइट, काम का कमिटमेंट है, घर के अंदर एक सोशल फंक्शन है तो छोड़ो ना, काम को साइड में रखते सोशल फंक्शन में जाते हैं। टेम्पररी प्लेजर। टेम्पररी पेन एक्सेप्ट किया आज तो 10 साल के बाद लॉन्ग लीग के प्लेयर बनोगे। टेम्पररी प्लेजर आज एक्सेप्ट किया, 10 साल के बाद स्ट्रगल करोगे। फिर अपनी स्टोरीज, अपने डिफेंस मैकेनिज्म दुनिया भर के अंदर बताओगे कि परिवार के अंदर माँ की तबीयत खराब थी, कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला नहीं था, मैंने तो बहुत एफर्ट किया, कोई पैसे का करके चला गया। तो इट इज़ ऑल टेम्पररी प्लेजर वाला थिंग। यू टू चूज टेम्पररी पेन या टेम्पररी प्लेजर। मैंने पेन को चूज किया था। बिल्कुल। एक वक्त बाद ये होता है कि हमने वो चीज़ें अगर ना छोड़ी होती तो शायद आज वो अचीव कर चुके होते हैं। हाँ, मतलब इनके पास टाइम ही टाइम है। टू ऑल द यंग यूथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसे फोमो कल्चर के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर है कि जिनके अंदर हर दूसरी चीज़ उनको प्रभावित कर जाती है, राइट। इनका दिमाग ऐसे शेप हो गया है कि पहले आपके एज में, मेरे एज में, या फिर आपके पेरेंट या मेरे पेरेंट के एज के अंदर परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस शेप होता था। अब इंस्टाग्राम की लाइक्स और कमेंट्स से इनके कॉन्फिडेंस शेप होता है। मैं उसी इंस्टाग्राम पे आ रहा था, आपने कहा वक्त बहुत, लेकिन उसमें कहा 80% वक्त इंस्टाग्राम पे जा रहा है, यार रील स्क्रॉल करने में। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, लोग समझ नहीं पाते। मैं अभी दुबई की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था। मैं वहाँ से एक चीज़ सीखा कि जो आज मैं हिंदुस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज पिछले 1 साल के अंदर 800 स्कूल के अंदर पर्सनली जाके समझा के आया हूँ। वन वेरी बेसिक थिंग, कि जितने भी लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं या जिन लोगों की आदत है रील्स और शॉर्ट्स की, एवरेज दिन के अंदर 15-20 मिनट से ज़्यादा जो लोग नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि विजुअल स्टेबिलिटी जो है, हर 3-3 सेकंड के अंदर कंटिन्यूस जब चेंज आप देखते हो, वर्ड्स चेंज हुआ, पिक्चर चेंज हुआ, वर्ड्स चेंज हुआ, पिक्चर चेंज हुआ, उससे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं क्विक चेंज देखने के लिए। उसकी वजह से होता क्या है कि आपके आसपास का इंसान हो
या आपके हाथ में आपकी एग्ज़ाम की बुक हो, आपका विजुअल स्टेबिलिटी कभी भी दोनों में से कोई भी एक चीज़ पर आ ही नहीं पाता। एंड देन आपके घर वालों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लोगों से एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाते हैं कि इंसान एक दिन के अंदर चेंज हो जाए। अब रूट्स की तकलीफें अगर सॉल्व नहीं की तो फ्रूट कभी भी चेंज नहीं होने वाले। एक ही सॉल्यूशन है, सालों पहले जो हमारे योगिक कल्चर के अंदर एक त्राटक करके मेथड दी गई थी कि एक अंधेरे कमरे में एक डिस्टेंस के ऊपर दिया रखो और उसे दिन के अंदर 10-15 मिनट है ना कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट करो, तब जाके फोकस स्टेबिलिटी आएगी। मैं आपको आपकी चैनल के थ्रू जितने भी आपकी व्यूअर्स हैं, मैं अभी इसी वक्त आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ जी। ट्राई इट आउट, राइट। आपको देखना है ना कि माहौल कितना ख़राब हो चुका है यही सोशल मीडिया रील्स और उसके चक्कर के अंदर। सिर्फ 3 चीज़ें आप ट्राई करो, आप पर्सनली भी ट्राई करना, आपके व्यूअर्स को भी ट्राई करने के लिए बोलो। जो ये एज ब्रैकेट है ना 4th ग्रेड से लेके 24 साल का है, एक बार उनको बाजू में बैठाओ, उनको पहला सवाल पूछो कि बेटा लेट्स डू वन थिंग, कि एक प्रोग्राम के अंदर लेट्स से 100 लोग बैठे थे जिसमें से 18 लोगों ने बुकिंग करवाया। लेट्स से दूसरा प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर 28 लोग बैठे, तो कितने लोग जनरली 28 लोगों ने बुकिंग करवाया है, राइट। तो इस प्रोग्राम के अंदर कितने लोग आएंगे? नंबर 1 थिंग, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। नंबर 2 थिंग, जेब में से मोबाइल निकालो, कोई भी एप्लीकेशन खोलो, आपकी NMF की कोई भी न्यूज़ है, इंग्लिश इकोनॉमी या कोई भी रेफरेंस वाला, उसको बोलो बेटा एक काम करना, ये पढ़ना ज़रा और मुझे समझा, 5 लाइन 10 लाइन दे देना। वो नहीं समझा पाएगा। तीसरा स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कोविड के 2 साल के ब्रेक के अंदर दिमाग इतने लेवल पर डिटोरिएट हो गया कि एनालिटिकल माइंड एंड स्ट्रेटेजिकल माइंड काम ही नहीं कर रहा है। अब बताओ मुझे, अब इस कंट्री के लिए कौन सा क्वालिटी वाला यूथ जनरेट कर रहे हो? बेजी नहीं है, राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 साल के बाद इस कंट्री के अंदर हम डेप्थ क्रिएट करेंगे? नहीं, डेप्थ क्रिएट की जा रही है। इंस्टा पे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो न्यूट्रिडिटी की बहुत ज़्यादा घातक आपको दिखता है? अरे बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। तकलीफ़ ये है कि बहुत रिस्पेक्टफुली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे माँ बाप है, आपके पेरेंट है, लोग भागने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टा यूज़ कर रहा हूँ, कोई सेमी पॉन आया, राइट, आसपास ऐसे देखेंगे पहले कोई देख नहीं रहा होगा, माइट भी आपका पर्सनल चॉइस होगा तो आप देख लोगे। मेरा कंसर्न ऐसा है कि अगर आप सेमी पॉन आपके सामने आया और व्हाटएवर XYZ चीज़ ऐसे आपके सामने आई, उस ड्यूरेशन पर अपने बच्चे को बुलाओ, उसको बाजू में बिठाओ, उसको बोलो बेटा डू यू नो, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपके ब्रेन को शायद बहुत हेविली डैमेज कर सकती है। आपका बच्चा मैच्योर होगा, इमैच्योर होगा, वो समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। इंटरनेट की दुनिया में बच्चा स्मार्ट है, बिल्कुल। तो वहां पर उसे सिखाओ कि देख बेटा कभी भी ऐसा होना तो देख, इंस्टा में ऐसे 3 बटन दिए गए हैं, उस बटन को हमको प्रेस करने का और वहां पर एक ऑप्शन आएगा नॉट इंटरेस्टेड, उसके ऊपर क्लिक करना स्टार्ट कर। बिकॉज एक बार तूने नॉट इंटरेस्टेड ऐसी चीज़ों पर क्लिक करना स्टार्ट किया, राइट एक्शन उसको सिखाना स्टार्ट किया ना, तो एटलीस्ट तू जो स्पीड से डाइवर्ट होने वाला होगा, राइट, वो काफ़ी हद तक तू बच पाएगा। लगेगा उस पर। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था ना, ऐसे कंटेंट बनाने वाले आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं क्योंकि शॉर्ट में पैसा आ जा रहा है, BMW हो जा रही है, मर्सिडीज हो जा रही है, तो लोगों को लग रहा है बस यही रास्ता सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे युवाओं को जो उधर फोकस्ड हो रहे हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल भविष्य है कुछ सोशल मीडिया का आने वाले वक्त में, बहुत वक्त ऐसे इस तरीके के पैसों का? मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन तो किंग है ही है, लेकिन समाज का और समाज के यूथ का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि आप क्या सर्व कर रहे हो, राइट। आप जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, चलो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, इतना बड़ा कंट्री भाई, राइट। आज वर्ल्ड लेवल पर भी ऑस्ट्रेलिया का नाम है ना। जब ऑस्ट्रेलिया एक ओपन कमांड दे रहा है कि 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए हम सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, अब कितना बड़ा रेवेन्यू मॉडल है ये दुनिया का, और पूरी कंट्री का शायद इकोनॉमी का कितना परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा। डूइंग इट, टेकिंग अ फंडामेंटल डिसीजन। जैसे ही डिसीजन आया, मैं उसके 2 हफ्ते के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, स्कूल्स को देखने के लिए, स्कूल्स को मिलने के लिए, समझने के लिए क्या है। एंड तब जाके मुझे समझ में आया कि अगर आज इनका थिंकिंग पावर
और इनका डैमेज कंट्रोल हमने नहीं किया, राइट। ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, इंडिया नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया अगर हर स्कूल कॉलेजेस और आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग या मेरे जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स कि जो भले ही कॉमेडी कर रहे हैं या फिर भले ही XYZ चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, राइट, अगर उसके स्टार्टिंग में या एंड में सच बोल दिया, जो पकड़े जाने के बाद बोला जाता है या तो कोई कंट्रोवर्सी के बाद बोला जाता है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, राइट, तो आप स्टार्टिंग में बोल दो ना और एंड में बोल दो और बहुत क्लियर कट बता दो कि भाई देखो ये शो जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इससे आप इंस्पायर मत होना, राइट। जो इंटेलिजेंट होगा वो इंस्पायर नहीं होगा, और जो एक हेवोक कल्चर के अंदर आया हुआ होगा वो और कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लाइन बोल रहा हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप इसे बहुत डीपली समझ पाओगे। एक मूवी के अंदर एक बहन को छेड़ा जाता है, राइट, एनिमल मूवी है, और भाई बंदूक लेके स्कूल के अंदर आ जाता है और फायरिंग करता है। आप कौन से कल्चर को प्रमोट कर रहे हो? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है, राइट, वो घर से चाकू लेगा। जिसके पास पैसा और गन पे है वो घर से गन लेगा। क्यों? बिकॉज आपने यंग माइंड को इन्फ्लुएंस किया है। मैंने उसके 1 महीने पहले उदयपुर के अंदर, राजस्थान का एक सिटी है, वहाँ पर एक केस देखा। 12th ग्रेड का बच्चा, चालू क्लास के अंदर कुछ डिबेट हुआ, राइट, चाकू लेके आया, थाइस के ऊपर नेक्स्ट बच्चे को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली ये कम्युनल वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। उदयपुर के अंदर 1-2 दिन के कर्फ्यूज लग गए। अब हु हैज़ गिवन दिस ऑडेसिटी? वो सोच कहाँ से आई? सोच इन सभी जगह से आती है कि जहाँ से फैंसी लोग जब ये गलत प्रमोशंस करते हैं तो बिल्कुल। और आजकल तो तमाम शोज पे भी यही हो रहा है। हाँ, और उनको बचाने वाले भी लोग हैं। सोशल मीडिया पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि निगेटिव है ही, हर चीज़ में निगेटिव है। वो ऐसे हैं कि कितना भी अच्छा दिख रहा हो लेकिन वो घाव पे ही बैठेंगे मक्खी की तरह। एक वो हैं जो कि बचाने में उतर जाते हैं गलत लोगों को भी, जैसे अभी हाल फिलहाल वाले मामले में हुआ। सर ये वैल्यू सिस्टम का दिक्कत है। लोग ताकत के साथ बोल नहीं पाते, राइट। इफ़ येस देन येस, इफ़ नो देन नो। वैल्यू सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि मेरा देश जो है कि वो वैल्यू सिस्टम से, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यंग कंट्री है, राइट, तो वो यंग कंट्री को डायरेक्शन देना वो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से सालों पहले जो कंपनीज के CSR होते थे, उससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनते थे, राइट, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते थे। अब क्या होता है? खुद के नाम की हॉस्पिटल बनती है, खुद के नाम की स्कूल बनती है, पर्सनल ब्रांडिंग चला गया। तो पहले इट वाज अ सोसाइटी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नाउ इट इज़ अ पर्सनल सेल्फ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप इतना देश और दुनिया में घूमे, भारत में मैं खासकर पूछूंगा, भारतीय यूथ की परेशानियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नजर आई? 2 ही चीज़, अटेंशन स्पैन और दूसरा इमोशनल एजुकेशन, जो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ करण जौहर के मूवी से इनको मिलता है। यही वजह है कि एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिलेशनशिप में फेल हो गए तो डिप्रेशन में चला गया और नशे में चले गए, यही वजह है? सर नशा एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था। बहुत सारी नोटिस पड़ी और इंस्टाग्राम ने बहुत गालियाँ पड़ी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे, मैं मेरा काम करता हूँ। एक छोटा सा आइडिया है कि जब एक स्टूडेंट अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने आप को कंपटीशन के जोन के अंदर रख नहीं पाता। पहले बोर्ड के अंदर गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम थे, राइट। हिंदी मीडियम वाले आज भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं। आजकल के माँ बाप को ऐसा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ेगा, IB में पढ़ेगा, CBSE में पढ़ेगा, तब जाके वो ग्रो होगा, विच इज़ नंबर 1 वेरी रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट में आपने उसको एंट्री दी। क्यों? बिकॉज समाज को दिखाना है। यू नो वॉट, मेरा बच्चा IB में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसका कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, नंबर 1 थिंग। अच्छा, वो गया, उसने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत एफर्ट दी है। अनफॉर्चुनेटली ना वो लर्निंग पैटर्न को समझा, ना देश को समझा, ना दुनिया को समझा, ना बुक्स को समझ पा रहा है। जब मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए तो परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा है। अब इंटरनल फील आना स्टार्ट हो गया कि क्या करो क्या करो, अब प्लेजर चाहिए। प्लेजर स्पोर्ट्स में नहीं मिल रहा है बिकॉज माँ बाप इतने कॉन्शियस है कि पैर में खून भी लग गया, बाई चांस खेलते खेलते गिर भी गया और खून भी लगा, तो माँ बाप आजकल स्कूल को हवा में ले लेते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरे बच्चों को लगा कैसे। तो अगेन अ रॉन्ग पीयर प्रेशर। अब वो वाले पेरेंट्स हैं कि छींक आने पे भी हॉस्पिटल लेके बच्चे को चले जाते हैं। अरे आजकल मोर देन 95% ऐसे ही है। आई वर्क अ लॉट इन द स्कूल, दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ। बाद में अचानक से एक दिन एक दोस्त आया जो कंधे पर हाथ रखा और बोला कि देख भाई,
लाइफ है ना एक ही बार मिलती है, और ज़िंदगी में हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ये बड़ा डेंजरस वर्ड है जिसने हिंदुस्तान और दुनिया के बड़े बड़े यंग यूथ की ज़िंदगी बर्बाद की है। तो वो 3 बार उसके संस्कार बीच में आएंगे, 2 बार कैरेक्टर बीच में आएगा, 6 बार उसके माँ बाप के वर्ड्स बीच समाज। में आएंगे, समाज बीच में आएंगे, लेकिन थक हम्म। के वो प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार कोई चीज़ ट्राई करेगा। ट्राई करते ही ब्रेन के न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर क्विक चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। टेम्पररी स्टेज की लगता है कि नहीं यार मैं खुश हूँ, खुशी बाहर से कहीं से मिल नहीं रही है, ना घर वाले बात कर रहे हैं, ना दोस्त समझ पा रहा है, इंस्टाग्राम में उतने लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो रात का रूटीन बनना स्टार्ट हो जाता है, बाद में ज़िंदगी तबाह होना स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जाम का डर थोड़ा अगर निकालना हो तो क्या कुछ कहेंगे बच्चों से? मैं अच्छी स्ट्रेटजीज दे सकता हूँ आपको, हाँ एक दो बिल्कुल। चीज़ें, राइट। थोड़ा गलत है बट इट इज़ ओके। आई आई हैव अ ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू इज़ वॉचिंग दिस थिंग। देखो, नंबर वन थिंग, एक टिप देता हूँ। अगर एग्ज़ाम से पहले तुमको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना लर्न किया है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब अभी भी 4-5 चैप्टर मिसिंग है और परफॉर्म करना ही करना है, राइट। तो एक होता है स्कैन रीडिंग और दूसरा होता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। स्कैन रीडिंग का मीनिंग ये है कि जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, इट इज़ अ स्कैन रीडिंग, आप सिर्फ रीड करने के लिए रीड करते हो। दिमाग और न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आपने सिर्फ स्कैन रीडिंग भी किया है कोई भी चीज़ का 2 से 3 बार या माइट भी 4 बार, वो मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो स्कैन रीडिंग के बाद आज भी उतना कैपेसिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर 7-8 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, अप टू 40-70% ऑफ द रेंज के कितने अटेंशन के साथ किया। तो अगर कुछ नहीं आता, 5 आता है 5 नहीं आता, तो जो नहीं आता ना 5, उसको स्कैन रीडिंग करके करना। इसे रेगुलरली यूज़ मत करना, ये लॉन्ग टर्म में काम में नहीं आएगा, इमरजेंसी में ही काम में आएगा। नंबर वन थिंग। नंबर टू, सालों पुरानी जो आइडियोलॉजी है एग्जाम के लिए, एग्जाम 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 एग्जाम, एग्जाम के अंदर जो आपका एंग्जाइटी, एग्जाम के अंदर आपका जो नर्वसनेस, ये सारे के सारे जो इशू होते हैं ना, वो जस्ट बिकॉज मेंटल पीयर प्रेशर आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी एग्जाम के अंदर आप बैठे हो या परफॉर्म करने के लिए बैठे हो, अगर आप हर 15-15 मिनट के अंदर थोड़े थोड़े हाइड्रेटेड रहोगे, राइट। हाइड्रेटेड का मीनिंग ये नहीं है कि आप पानी पी लिया, जितना स्लो वाटर ड्रिंकिंग करोगे उतना एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस कंट्रोल में रहेगा और उतना स्टेबली आप एग्जाम दे पाओगे। एंड थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, ट्राई करो कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ उसके एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले कंप्लीटली सारी रीडिंग बंद कर दो, एक चेयर के ऊपर शांति से बैठना, राइट, एंड जस्ट रिलैक्स। टीवी, मोबाइल, रील्स मत यूज़ करना, ब्रेन ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। इंटरनली काम होंगे, परफॉर्म राइट कर पाओगे, इंटरनली काम नहीं होंगे, जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे। बिल्कुल। अब आगे रिलेशनशिप टूटता है तो उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? वो अपने आप को कैसे भी मोटिवेट करें? आज का सबसे बड़ा इशू है आज के दौर का। रोहित भाई, रिलेशनशिप, अब मैं उसका कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूँ, नंबर वन थिंग, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्रेकडाउन एक्सपीरियंस कर चुका मेरी लाइफ के अंदर, 2-3 बार तो किया ही किया है। तो काउंट इट ऑन एज मी और एल्डर ब्रदर, आई कैन से यू ओनली 2 थिंग्स जो मैंने गलती की है। उस गलती के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक रिलेशन या रिलेशनशिप वर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन आपको नहीं पता है, सिर्फ 2 दोस्तों को दिखाने के चक्कर में या 4 लोगों को अपने आप को एक आप कुछ हो वो प्रूव करने के चक्कर के अंदर किसी को कमिटमेंट देने के स्ट्रक्चर के अंदर मत घूमो, नंबर वन। नंबर टू, फॉरेन कल्चर के अंदर ऐसा होता है, वेस्टर्न कल्चर, मतलब आपके कपड़े वेस्टर्न हो गए, सोच अभी हमारी वेस्टर्न नहीं हुई है। मतलब अगर आप अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के साथ मेकआउट, आस्क आउट, ऐसी कोई बातें करने के लिए आप मेंटली इमोशनली तैयार हो, देन माइट बी यू हैव अपग्रेडेड। मैं नहीं कर सकता, मेरी आज भी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपको पता ही है कि आप इमोशनली वीक हो, अगर आपको पता है कि आप इमोशनली अभी भी अनस्टेबल हो, आपको पता है कि आपको इमोशंस के नॉलेज अभी भी आई ही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस कौन से लेवल पर फ्लो कर रहे हैं, नंबर वन थिंग, जेन्युइनिटी होती है, पर जेन्युइनिटी को अगर परखना ही नहीं आता है तो चुपचाप शांति से बैठ के जिंदगी में पर्पस ढूंढना स्टार्ट करो, नंबर वन थिंग। पर्पस अगर नहीं मिला है और रिलेशनशिप के अंदर कूद चुके हो, तो देखो, जिसका भी हाथ पकड़ो और जिसको भी कमिटमेंट दो,
अगर उतने गट्स है जिंदगी में कि जिंदगी के आखिरी सांस तक उस कमिटमेंट को निभा सकते हो, तो कमिटमेंट देना, वरना किसी के माँ बाप की जिंदगी और रातों की नींद हराम करने का अधिकार किसी भी इंसान को नहीं दिया है किसी ने भी। बिल्कुल। बिकॉज मजे दो लोगों के होते हैं, राइट, और बर्बाद और सफर है ना पूरा का पूरा परिवार करता है। तो ऐसे में जब बुरा वक्त हो तो आदमी उस बुरे वक्त में क्या करे, कैसे निकले? जब आपको लगता है कि आपका एक सीवियर डाउनफॉल आ गया है, तो डाउनफॉल के अंदर या इमोशनल ब्रेकडाउन आ गया है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स के अंदर से अगर आप ऊपर उठना चाहते हो, तो ये जो भी आप टीवी के अंदर या आपके दोस्तों से जितनी भी सलाह लेते हो कि अपने आप को बिजी रख, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर, अपना पर्पस ढूंढ, ये सारी चीज़ें बेकार चीज़ है। इससे आपको टेम्पररी फ़ायदा होगा, जैसे ही दोस्त चला जाएगा वहाँ से आँख में से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, मेरे हिसाब से आपको ज़िंदगी में दो ही चीज़ समझनी चाहिए। एक, जिसे मैं कहता हूँ कंट्रोल दी कंट्रोलेबल, जो चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो। मतलब अगर माफ़ी मांगने से रिश्ता वापस आ जाता है तो अपना ईगो साइड में रख के माफ़ी मांग के रिश्तों को बचाना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो आपका पर्सनल इमोशनल रिश्ता हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपका पार्टनर हो। एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल, जो चीज़ कंट्रोल आप कर ही नहीं पाने वाले हो उसे अब हंसते हंसते स्वीकार लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर जो आपने हाथ रखा वो आप खरीद सकते हो या वो आपकी ही है। जैसे हम लोगों से तो क्लास 4-5 में ही पूछा जाने लगा था क्या बनोगे बड़े हो। हाँ, अरे बाप रे, माई आई लव योर दिस क्वेश्चन। प्लीज प्लीज पूछिए आगे। सवाल मेरा ये है कि वो 5वीं में ही दिमाग पे डाल दो कि क्या बनना है, या फिर आज के दौर में कैरियर अगर चूज कर रहे हैं आप तो क्या सोच कर चूज करें, क्या कुछ आपको दिखना चाहिए सामने? टू ऑल योर व्यूअर्स, रोहित भाई ने जो ये बात बोली ना, मैं कभी जब ये वीडियो बाहर आएगा और लॉन्ग टर्म में भी इस वीडियो को देखा जाएगा, मैं इनकी बात से 5000% सहमत हूँ। अगर 4th-5th ग्रेड के अंदर ही बच्चों के दिमाग में अगर डाल दिया और उसको ये बता दिया कि तू दुनिया में कुछ भी बन सकता है, अगर आपने उसके पास कोई प्रोडक्टिव ऑप्शन हाथ में दे दिया, राइट, अटेंशन राइट हुआ, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। अटेंशन राइट नहीं हुआ, दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। नंबर 1 थिंग इन्होंने जो बोला, मैं डेड डिवोशन के साथ इनके साथ सहमत हूँ। आपको कंपलसरी 2nd, 3rd, 4th में थोड़ा हसल करना स्टार्ट करो। बाय द टाइम वो 5th ग्रेड में आए उसको खाली इतना पता लग जाना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं बन सकता हूँ। बस एक ही आइडियोलॉजी को दिमाग के अंदर डालो। दूसरा जो आपने पूछा कि हाँ, कैरियर अगर चूज कर रहे हैं तो क्या ध्यान दें आज? करियर चूज करने के लिए आपको सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ करनी चाहिए। दुनिया इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, राइट। अगर आप 10 साल के आगे का विजन देखना चाहते हो तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जितनी भी, टाइप इट आउट इन गूगल, आईवी लीग कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। आईवी लीग वर्ल्ड की टॉप कॉलेजेस के अंदर से आती है। यूसी बर्कली आ गई, तो ऐसी कॉलेजेस के ना कोर्सेज को देखो खाली। वो जो कोर्सेज को देखोगे ना, और तो आपको आइडिया आएगा कि पहले सिर्फ एआई था, अब एआई के अंदर भी इनके 10 बाइफरकेशंस है, राइट। तो दुनिया 10 साल के बाद कहाँ पर जाने वाली है या 15 साल के बाद कहाँ पर भी जाने वाली है, ये आईवी लीग्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा R&D के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअली वर्ल्ड के लिए, आगे की लीग के लिए, इनको तैयार करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें मेहनत करते हैं। तो अगर उन्होंने मेहनत कर ही लिया है तो स्कोप ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चल जाएगा कि इतनी सारी स्कोप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। सो द मोमेंट आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और कॉलेज वाले जोन के अंदर हो, अगर आप हर 3-3 महीने ऐसे कोर्सेज को ट्रैक कर रहे हो कि ये कोर्स क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है। फॉर एग्जांपल, आज आप और मैं नोट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, माइट भी दुनिया ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रही है कि 20 साल के बाद हम लोग क्रिप्टो को एक्सचेंज करेंगे, बिटकॉइंस को एक्सचेंज करेंगे। लाइट से आज जो है ईवी गाड़ी चल रही है, माइट भी लॉन्ग टर्म 20 साल के बाद रिन्यूएबल एनर्जी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर चला जाएगा कि जिसके बाद में दुनिया अपने आप को सस्टेन करने के लिए 25-30% रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर चल सकती है। सो अनलेस एंड अनटिल 10-15 साल वाला विजन रख के आप अपने करियर को चूज़ नहीं करते, आप अपने करियर के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वरना तो वही होगा कि 10th कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स आए, साइंस लो, 12th कंप्लीट किया, एक काम करो इंजीनियरिंग करते हैं और ये परसेंटेज आए तो ये फील्ड हमारे लिए, हेलीकॉप्टर व्यू प्लान करो, एंड विजन देखो, बाद में नीचे आओ। बिल्कुल। एम के लिए पैशन ज़्यादा जरूरी है या मोटिवेशन? एम के लिए पैशन, पैशन आएगा, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैशन इज इंसेनिटी, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जितनी बार अगेन एंड अगेन बोला आप इरिटेट हो जाओगे अगर, तो वो पैशन नहीं है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
इवन इफ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन। ये जो पागलपन है वो जिस दिन ज़िंदगी में आ गया कोई भी चीज़ के लिए, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में विश्वास है? बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पैशन में, मोटिवेशन में। स्पिरिचुअलिटी आपके कैरेक्टर को सस्टेन करके रखती है, और ऐसे सस्टेन करके रखती है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे पेरेंटिंग के प्रोग्राम के अंदर, कि ग्लास इधर है और डिस्टेंस इतना है। मेरे हिसाब से संस्कार और स्पिरिचुअलिटी और विजडम यहाँ पर काम करते हैं कि ग्लास इधर से इधर जाने का जो डिस्टेंस है ना बहुत छोटा है, लेकिन इधर से इधर जाने के बीच में इधर से पसीना ज़रूर ला देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। सो मेरे मायने में आध्यात्मिकता साइंटिफिकली भी लोगों को समझनी चाहिए और स्पिरिचुअली भी समझनी चाहिए। और आप जो भी घर में रहते हो, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, मेरा 2 हाथ जोड़ के आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपकी चैनल के थ्रू कि घर के अंदर एटलीस्ट आधा घंटा आप जो भी स्क्रिप्चर के अंदर मानते हो, जो भी भगवान के अंदर मानते हो, आप भले एथिस्ट हो तो जो भी आप स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस के अंदर मानते हो, आधा घंटा जिस घर के अंदर हफ्ते में पूरा परिवार साथ में बैठ के अगर स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करते हैं या सीखता है, वो घर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रह सकता है। वो घर घर रहेगा, वरना 2 साल के बाद घर होटल बन जाएगा। मैं साइन करके दे सकता हूँ। आपसे सवाल मेरा इसलिए क्योंकि एक तो गुजरात से, जहाँ पर शायद कि आप थोड़ी दूर चलेंगे एक मंदिर नज़र आने वाला है वहाँ, और हमने बहुत ऐसे मंदिर देखे, मतलब कि, और जब मैंने इतिहास पढ़ा तो कितनी मंदिरें तोड़ दी गई पहले मुगलों के काल में, तब भी गुजरात में इतने मंदिर। दूसरी बात, गुजरात से जब प्रधानमंत्री इधर पहुँचे, मुख्यमंत्री, तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर उन्होंने पूरे देश में, खासकर सनातन जिस धर्म से वो आते हैं, उसको लेकर बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर हाल फिलहाल में महाकुंभ का होना, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना, काशी विश्वनाथ में लोगों का इतना पहुंचना, तो लोग कह रहे हैं कि ये सनातन का नया उदय है जो कि युवाओं को अपनी तरफ लेके आ रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ? मैं 100% मानता हूँ इस बात को, और बहुत डिवोशन के साथ मानता हूँ, और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट भी करता हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि अगर जो आस्था आपके माता पिता के अंदर थी, जो आस्था आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर थी, जो एक डिवोशन आपके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर था, अगर इनको रीजनिंग के साथ नहीं समझाया गया, राइट, तो बाद में सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा, उसे मैं कहता हूँ एथीज़म। क्यों? बिकॉज दे वांट रीजनिंग, और ये इमेच्योरिटी है, राइट। और इमेच्योरिटी में अगर कुछ दिमाग का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया भाई, तो लॉन्ग लीग के अंदर ये मॉडर्न एज टेररिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बहुत हैवी वर्ड है मॉडर्न एज टेररिस्ट। ये ऐसे बनते हैं कि जिसके अंदर अगर इनके हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हुई तो वो टेक्नोलॉजी से भी मैनिपुलेट करेंगे, वो लोगों को भी मैनिपुलेट करेंगे, जो आप देख रहे हो जितने भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड हो, देश में धर्मांतरण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ओह माय गॉड, या तो उसी में आ रहा था कि आप पता नहीं कह रहे हैं कि अनजाने में, मुझे लगता है कि जाने में बोला जाता है सनातन पर जब ऐसी बातें होती हैं। हाँ, तब आपका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? मतलब कि डेंगू है सनातन, बीमारी है सनातन, कीचड़ है सनातन। सनातन एक रास्ता है, जिंदगी जीने का तरीका, एक आइडियोलॉजी है कि जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी राइट वे में हिंदुस्तान के यूथ तक पहुंचा नहीं है। कोई इसे ऐसे प्रमोट कर रहा है और ऐसे बता रहा है कि जैसे कि ओके हम आपको हमारे साइड खींच रहे हैं। इट इज़ नॉट खींचना। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म एक आइडियोलॉजी, रादर आई कैन से इन दिस वे। अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात आप भूल गए। भाई जिंदगी जीने का तरीका है ना, कि फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर के अगर एक मच्छर भी मरता है ना तो मुझे अंदर पेन होता है। क्यों? बिकॉज मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूँ एक रिलीजन के अंदर, जिस रिलीजन के अंदर अहिंसा परमो धर्म माना गया है। तो मैं सामने जब देखता हूँ कि माइट भी शायद एक मच्छर अगर मर जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, मुझे दुख होता है, बिकॉज वो मेरी सेंसिटिविटी है जो क्रिएट की हुई है। सो जब वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, अगर ये फील और इमोशन ही नहीं आया एक दूसरे के लिए, मैं आपको बहुत डेंजरस चीज़ बता देता हूँ आपके चैनल के थ्रू। आई डोंट नो किसी ने बताया होगी कि नहीं बताया होगी। हिंदुस्तान एक ऐसे दौर के अंदर गुजर रहा है कि आज कई स्कूल्स के अंदर माँ बाप प्रिंसिपल को फ़ोन करके या टीचर को फ़ोन करके पूछते हैं कि बताओ कि क्लास की बेंच के अंदर जो मेरा बच्चा बैठा है उसके बाजू में जो बच्चा बैठा है वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है। सो
आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट सेंसिटिविटी आई एम ट्राइंग टू से यू। तो अगर ये सेंसिटिव जोन के अंदर इनको एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो अगर नहीं बताया गया, राइट, तो दुख बहुत ज़्यादा होता है इस एज के अंदर। जैन का कम्युनिटी बना रहा है, पटेल का कम्युनिटी बना रहा है, कैथोलिक का कम्युनिटी बना रहा है। आई हैव अ ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग। मेरा कंसर्न ऐसा है कि ह्यूमैनिटी हैज़ टू फर्स्ट, कंट्री हैज़ टू बी सेकंड, रिलीजन हैज़ टू बी थर्ड। लेकिन अब आपने यहाँ कहा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, फिर देश, फिर धर्म, हाँ? लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर जब लोगों से पूछा जाता है कि पहले संविधान या पहले धर्म, तो कई लोग तो कहते हैं कि पहले धर्म फिर संविधान। सर कैसा है कि आपने अर्बन नक्सलाइट नाम सुना? हाँ हाँ हाँ, वो प्रधानमंत्री जी बहुत जिक्र करते हैं उसका, तो प्रधानमंत्री जी बहुत जिक्र करते हैं उसका। ये अर्बन नक्सलाइट माइंडसेट है हाँ कि धर्म की रिस्पेक्ट हमेशा मुझे पीक लेवल पर है। आज भी मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर एक भी दिन की शुरुआत आधे घंटे के डिवोशन के पहले करता नहीं हूँ, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हूँ, राइट। बट धर्म ज़िंदगी जीना जो सिखाता है, उसके जो वेज है, उसके जो रूट्स है, कि जिसको कलेक्टिवली इकट्ठा होकर इस आइडियोलॉजी को हम सनातन कहते हैं, राइट। अब आप जिद पकड़ के नहीं बैठ सकते कि बिस्किट खाओ तो मेरा ही बिस्किट खाओ। जिसको जो टेस्ट करना है वो करने दो ना। बट एंड ऑफ द डे अगर आपको आपकी क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो पार्ले जी आज भी बिकी रहा है ना भाई। अगर मैं साजन शाह से पूछूं पहले देश या पहले धर्म, मेरे लिए पहले देश है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बस यही फर्क हो जाता है, तब फिर सामने सवाल उठने लगते हैं, वो पहले धर्म बोल देते हैं कि पहले धर्म। मैं तो बहुत क्लियर हूँ, पहले देश ही है। बिकॉज ये तो ऐसी बात हुई ना भाई, जिस घर ने तुमको खाना दिया, बड़ा किया, माइट भी रोजी रोटी दी, तुमको इमोशनल वार्मथ फील दिया, राइट, तुम उसको धकेल रहे हो, राइट। तो ये जहाँ पर पैदा हुए हैं, जहाँ पर जिसने आज नाम दिया, जिसने कर्म दिया, जिसने धर्म दिया, राइट, जो भारतवर्ष की भूमि है, अगर उसी की रिस्पेक्ट नहीं है, राइट, तो धर्म को भी शर्म आएगी कि तू लायक नहीं है तो इस कंट्री में भी रहे। बिल्कुल। अच्छा, सुनते हैं आप किसी आध्यात्मिक गुरु को या किसी आध्यात्मिक कवि को सुनते हैं? मैं सुनता हूँ। जैसे कि इनको मैं सबको सुनता हूँ। मैं दलाई लामा को भी सुनता हूँ। सवाल है दलाई लामा से आगे चल के। मैं बाबा रामदेव को भी सुनता हूँ, मैं श्री को भी सुनता हूँ, मैं बहुत सारे जैन धर्मगुरु हैं उनको भी सुनता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास को? उनको मैं कम सुनता हूँ। क्यों? मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे विचार शायद थोड़े अलग है उनसे। मैं समझता हूँ कि अगर इफ़ यू आर गिफ्टेड विद अ गुड टोन, तो ये गिफ्ट के अंदर अपने अपने राम नहीं होने चाहिए, हम सबके राम होने चाहिए। अच्छा, हम सबके राम, अपने अपने राम। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लग रहा है इसको बहुत अच्छे से लेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से लेंगे अगर साजन शाह ये बात कह रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर, कि अपने अपने राम नहीं, सबके राम। सबके राम होने चाहिए। एक लाइन है जैनों के अंदर के, महावीर केवल जैनों के नहीं बट पूरे दुनिया के होने चाहिए। दैट सिंपली मीन्स दैट कि महावीर की फ़िलोसॉफ़ी या राम की फ़िलोसॉफ़ी या कृष्ण की फ़िलोसॉफ़ी या सनातन की फ़िलोसॉफ़ी हमको बांध के नहीं रखना है अपने तक। ये तो पूरी दुनिया की फ़िलोसॉफ़ी है। प्रेमानंद महाराज को भी सुना है? सुना है। कैसे अच्छे लगते हैं। अपनी भावनाओं के अंदर अगर कभी बहना होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो कभी कभी उनको सुन लेता हूँ और अच्छा लगता है। लेकिन हर बार में लेकिन आ जाता है मेरा। लेकिन क्यों? तो आप पहले मेरी लाइफ की यू आर द फर्स्ट पर्सन दिस वे कि जो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुला रहे हैं। लेकिन इसीलिए आ जाता है बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने आप को टेम्पररी कंफर्ट दे सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकता उससे। बिल्कुल। तो सनातन पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। अब मैं थोड़ा लेट आता, लेकिन अब सनातन का जिक्र हो रहा है तो मैं थोड़ा चर्चा कर ही लेता हूँ यहाँ पर भी। जब कहा जाता है इस देश में अगर जवाब देना हो तो कि 15 मिनट में तो ठीक कर देंगे आपको, तब फिर तो थोड़ा दर्द होता होगा ना? होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? 15 मिनट में ठीक कर देता हूँ आपको, दर्द होना ही चाहिए। बट सामने ये भी सोच सकते हैं ना कि कुछ दिमागी बीमारियों का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। सो
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, इफ़ यू आर्ग्यू विद द फूल देन स्टिल यू आर अ फूल। संविधान का ताकत तो है ना, अगर 15 मिनट के अंदर कल से अगर हर कोई बस बोलना चालू कर दे 15 मिनट दो हमको, राइट, तो ये अफगानिस्तान होगा ना। लोग हंसते हैं इसीलिए बिकॉज लोगों शायद उनको ऐसा लगता है ये अफगानिस्तान है, बट ये अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। आप मुगलों को कैसे देखते हैं इस देश के इतिहास में? मैं बहुत न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ एज ऑफ नाउ तो। एंड कैसे, थोड़ा समझाइएगा। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा मोटिवेशनल टॉक शो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा था अभी तक, तो मैंने 15 मिनट इशारों में बोल दिए, मैंने सब इशारों में बोला, नाम मैंने नहीं लिया। नहीं, आप बहुत स्मार्ट हो भाई, आई लव यू फॉर दिस थिंग। कि अच्छा, मेरा न्यूट्रल का ओपिनियन ऐसा है कि दुनिया एक बैलेंसिंग आर्ट के ऊपर चल रही है, राइट। मेरा घर है, मैं अभी अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं किसी के साथ बात कर रहा था, राइट, टॉकिंग ऑन एन अरेंज टर्म्स। तो आपको भी वही एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि ये मेरा घर है, और ये घर है ना मेरे माता पिता ने अपने वैल्यूज से बनाया हुआ है, और एक बहुत इमोशनल डिसेंसी के साथ बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली माँ पास्ड अवे ऑलमोस्ट अराउंड 3 years बैक, तो वो चली गई है। लेकिन मैंने उस लड़की को ऐसा बोला कि मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में कि तेरा कल्चर, तेरा आइडियोलॉजी और तेरा अपब्रिंगिंग बहुत अलग है। मैं अकेला रह सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, इट इज़ ओके फ्रॉम माई साइड, बट ये घर के अंदर है ना, इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो गरिमा है, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता एट एनी कॉस्ट ऑफ टाइम, राइट। बिकॉज मैं टाइम के साथ मैच्योर हो चुका हूँ समझने के लिए कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन उनकी एज ऐसी नहीं है कि वो समझ पाए। तो मैं उनके लिए ये चीज़ करना चाहता हूँ। सेम गोज विद द कंट्रीज टू। मैं इसलिए सवाल कर रहा था ये, जी, क्योंकि देश में कहा जाता है कि जब वो काल आया, मुगल काल, तो बहुत कुछ उन्होंने इस देश में बनाया। फिर दूसरा तबका कहता है अगर इतने ही बड़े कारीगर थे तो जहाँ से आए थे उज्बेकिस्तान में वहाँ बना लेते 2-4 ताजमहल, जामा मस्जिद टाइप का, भारत में आके। उनका कहने का मतलब यहीं के कारीगरों ने बनाया, और यहीं के कारीगरों की काबिलियत थी। वो जो आए थे उज्बेकिस्तान से, उनकी हैसियत नहीं थी इतनी, वो तो आज भी गधे पे चल रहे हैं। पर भाई कुछ लोगों को ज़िंदगी में एक डिल्यूजन में रहे ना, एक होता है इल्यूजन। एक होता है डिल्यूजन, तो रहने देना चाहिए, वो खुश रहते हैं इसमें। चलिए, कोई तो बात ज़िंदगी जीने का क्या है कि हम, हमारा सनातन धर्म का जो एक स्पेसिफिक लाइन है ना, जियो और जीने दो, तो कुछ कभी कभी प्रधानमंत्री जी कह देते हैं ना कि सर्टेन एज के अंदर भी लोगों को कम मैच्योरिटी आती है। तो प्रधानमंत्री जी जितने डिसेंट रहते हैं, मतलब शायद मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी से सबको सीखना चाहिए। नहीं। कमाल का बोल जाते हैं भाई, और कभी नाम नहीं लेते हैं उनका, कभी युवराज बोलते हैं, कम्युनिकेशन है। कभी कहते हैं कि बुद्धि पे वार कर देते हैं। हालांकि ओवरऑल राहुल गांधी को ही बोलते हैं। हम पॉलिटिक्स वाले हैं तो हम बता दे रहे हैं। अब एक, अभी आपने जिक्र किया, भगवान माँ की आत्मा को शांति दे, माँ का जाना कितना बड़ा खालीपन है। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में, जहाँ पर शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से संबोधित किया था, मेरी 4 स्पीच थी। मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट अराउंड 3 years, मैं आज भी नहीं निकल पाया हूँ। और मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि ये झूठ है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम कुछ चीज़ें कभी भी हील नहीं कर सकता। तो जब तक आपके माँ बाप आपके साथ है, राइट, एंड जो आपका परिवार आपके साथ है, तो कभी कभी आप इरिटेट हो जाते होंगे कि दिन में 3 बार माँ फ़ोन करती हैं या बीवी फ़ोन करती होगी कि आज शाम को खाने में क्या बनाना है, राइट। तो बड़ी तमीज़ के साथ और बड़े प्यार से है ना फ़ोन को उठा देना और जवाब दे देना कि आज खाने में ये खाना चाहता हूँ। आपका 30 सेकंड का एक्शन सामने वाले को इमोशनली हील कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन नहीं होगा उस दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मिस आउट हुआ है वो कभी भी वर्थ इट नहीं था। तो आई स्टिल हैव दैट इमोशनल पैच। 3 सालों में अभी भी हिल नहीं हुआ है आज भी। एंड आज भी इतना मेहनत इसीलिए करता हूँ बिकॉज जाने के लास्ट मोमेंट पर वो ऐसा बोल के गई थी कि बेटा जब ऊपर मिले ना तो जितना है सब बांट के आना, साथ में लेके कुछ मत आना। बस आज 943 डेज हुए हैं प्रिसाइजली। हर एक दिन काउंट करता हूँ। मैं मेरे घर के अंदर, अहमदाबाद इज़ माई होम, मैं शायद 943 डेज में 110 दिन से ज़्यादा मेरे घर पर रहा नहीं हूँ।
क्यों? बिकॉज अपने आप को रोज़ पूछता हूँ कि कल अगर पहुँचा, वो पूछेगी तो आंसर क्या दूंगा, अभी बोल सकता हूँ, और आगे भी इतना ही कंटिन्यू करता रहूँगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा खालीपन है एक बच्चे की यस जिंदगी यस में। यस भाई, बहुत हाँ। ज़्यादा। मैं अब आऊँगा, जैन धर्म को थोड़ा अगर समझना जी। हो तो कैसे आदमी जैन धर्म को देखे, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आप तो पूरी दुनिया में जाते हैं, और जब मैंने सुना कि प्याज और लहसुन आप नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने पूछा, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हाँ। लेकिन प्याज लहसुन वाला हम्म। कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने जब सुना, मैंने कहा पूरी दुनिया घूमना है, फिर भी इतना आपको कैसे अपने धर्म से जोड़ कर रखना है। मैं जैन धर्म की परिभाषा है ना, सिर्फ एक ही लाइन में आपको कहना चाहूँगा, इसे मैं कहता हूँ अनेकांतवाद, हाँ। परसेप्शन। एक है अनेकांतवाद जो मैं सीखता हूँ, जिससे मैं नॉन जजमेंटल रहता हूँ मेरी ज़िंदगी में, कि हर एक इंसान का अपना ज़िंदगी है, इसलिए मैं न्यूट्रल जैसे वर्ड बोल सकता हूँ। और दूसरा जो है ना, जो अहिंसा परमो धर्म है, जो प्याज और लहसुन की जो आपकी बात हुई, तो धर्म के अंदर ऐसा बताया गया और समझाया गया है कि आपसे जितना हो सके उतना कम, अगर लिविंग बीइंग हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग बीइंग हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कि या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जितना कम हर्ट हो उतना आप कोशिश करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से जितना कम हर्ट होगा, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू हो, जो अंडरग्राउंड में जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वो हो, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं दुनिया में कोई भी कोने में जा रहा हूँ तो मैं एक चीज़ समझ गया कि मेरे से कम लोग दुखी होने चाहिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। दैट इज़ द रीज़न आई ट्राई टू, मुझे दिमाग में बैठता है, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ, राइट। बोला है ज़मीन के नीचे जैनों के अंदर माना जाता है और बोला जाता है, इट इज़ अ फैक्ट थिंग कि भाई ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ है आपको नहीं खानी है, एक रिचुअल है। रिचुअल के पीछे लॉजिक ऐसा है कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ जनरली ग्रो होती है उसके अंदर सेल्स, पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होते हैं टेलीस्कोपिक व्यू के अंदर। तो बस यही है, लॉजिक मेरा बहुत क्लियर है कि मेरे से कम डैमेज होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ का हो। जितना सो ओनली टू थिंग्स, दैट इज़ द रीज़न वाई आई ट्राई टू। लोगों को तकलीफ हो जाती है तो मैं लोगों को ना बोल देता हूँ कि आप मेरी वजह से तकलीफ मत लेना, बट लोग कभी पूछते हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज आस्क्ड मी दिस थिंग, सो। तो मैंने शुरुआत में जब कहा कि देश में इस वक्त दो शाह की चर्चा है, जी सर। तो मैंने इसलिए जिक्र किया कि साजन शाह की तारीफ दलाई लामा भी कर रहे हैं, साजन शाह की तारीफ पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी भी कर रहे हैं। साजन शाह में ऐसा क्या खास है? साजन शाह जो है वही बोलता है और वही एक्सप्रेस तारीफ करता है। इन्होंने, तारीफ की अप्रिसिएशन क्या मिला इन बड़ी शख्सियत की तरफ से? मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर मैं बहुत रिस्पेक्टफुली किसी को मानता हूँ तो दलाई लामा को मानता हूँ। मैं नेक्स्ट वीक उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ, अच्छा। आफ्टर ऑलमोस्ट अराउंड 8 साल के बाद। मैंने एक किताब लिखी थी, यू वर्सेस यू। यू वर्सेस यू, बूस्ट योर बिजनेस, द हीरोज प्रोग्राम, पहली वॉज यू वर्सेस यू। तो 2-3 बार धर्मशाला भेजी थी तो कोई रिप्लाई आया नहीं। तो जिस दिन मिले बॉम्बे के प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने उनको ऐसे हंसते हंसते बोला कि मैंने 2 बार किताब भेजी है धर्मशाला और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। मेरे पास पैसा था नहीं तो किसी और के पास से पैसा लाके वो भेजी थी। द लेजेंड दलाई लामा ने भाई 4 बार सॉरी बोला, मुझे शर्म आ गई। या क्या कर दिया मैंने? 4 बार सॉरी बोला और बोला कि मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं था कि चल एक काम कर, बुक ले, हम तेरी बुक के साथ साथ में फ़ोटो लेते हैं। तो फ़ोटो लिया बुक के साथ और पूछा कि बता ना कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी। तो ये आज में जिसने, मैंने बोला कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अरे झूठ मत बोल, है मेरी गर्लफ्रेंड्स भी यार। मैंने बोला नहीं है। मैं उस दिन समझा कि आसमान से भी ऊपर सोच और समुंदर से भी डेप्थ, गहराई आध्यात्मिकता की और सामने वाले को फील करवाने की क्या कहते हैं। सो उनको जब पता चला कि मैं हर साल इतने यूथ के साथ काम करता हूँ, मेरा एक जुनून है यूथ, तो फर्स्ट अप्रिसिएशन वहाँ से मिला तो कि ये सवाल क्यों किया कितनी गर्लफ्रेंड है? अब वो तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए, अच्छा आप मेरी जाइएगा, शक्ल के ऊपर मत जाना। आप जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, आई अच्छा, एम मैं मीटिंग पूछ ले रहा हूँ कितनी है। नहीं है भाई, बोला ना आपने मुगल जैसा बता दिया, तो मेरी ज़िंदगी भी आजकल वैसी ही चल रही है। मुगलों जैसी जिंदगी चल रही है इल्यूजन में। अभी तो डिल्यूजन में जी रहा हूँ, कभी क्या बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा हूँ। बट भाई आप लोगों की जैसी
चैनल्स की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को. नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग इन योर चैनल. सपनों की रानी कौन है? सपनों की रानी नहीं मिली अभी तक. कोई तो होगा, दिख रहा होगा. बोला ना, जिसको बता दिया है, कंडीशन दे दिया है, रिप्लाई आएगा तो आपको शादी में बुलाऊंगा. चलेगा. पक्का? पक्का? पक्का पक्का पक्का. जल्दी रिप्लाई आइएगा. ये रील अलग से कट के जाएगी. Actually, I want to tell your viewers one thing. Just I'm stopping you in between. To all the young people or the adult people or whatever age group you guys are, like, count it on as my personal request and appeal कि NMF न्यूज़ चैनल्स जैसे चैनल्स मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कम देखे. एंड मेरे हिसाब से समाज के अंदर आप लोगों का ये एक ड्यूटी है, जो मेरा भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्टार्ट में मेरे से करूँगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चैनल्स को आप जितना सपोर्ट कर सको, बिकॉज फैक्ट वैलिडेशन एंड क्लियर ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें हैं ना, आज इंडिया के अंदर बहुत रेयर जगह पर मिल रही है. रेयर इज़ रियल. सो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. तो डोंट लेट देम गो अवे. उनको इतना सपोर्ट करना कि एक्चुअली क्लियर ट्रांसपेरेंसी जो है ना आपके घर तक पहुँचे. सो माई पर्सनल वर्ड्स फॉर योर चैनल. थैंक यू सो मच. और हमारे एनएमएफ के 2 करोड़ सब्सक्राइबर और केएमसी हमारा जो पूरा जिसके अंदर ब्रांड है, जिसके अंदर सब चैनल आते हैं, उन सभी करोड़ों दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हालांकि पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है. नहीं. अब आता हूँ मैं. मार्केट में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी. कई कहानियां आके बताते हैं. हाँ. अब आदमी कहता है यार किस पे विश्वास कर लें, इससे क्या मोटिवेशन मिल जाता है. फिर आदमी कहता है कि आपकी तो मार्केट अच्छी चल रही है, पॉडकास्ट भी आप अच्छे कर रहे हो, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप कुछ भी बोल देते हो क्योंकि पैसा है. प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, आदमी उसको मैनेज कर सकता है. देखो, नंबर 1 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर्स, हीरो और हीरोइंस को देखते होगे. आपको जो फेवरेट हीरो लगे उस हीरो को ही फॉलो करो और उसको लॉयल रहो. नंबर 1 उसी के लिए 300-400 रुपए खर्च करो टिकट लेने के लिए. हाँ. अब हर जगह पर हर पिक्चर देख के बोलना कि ये अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है, बाद में लेट से सलमान खान मेरा फेवरेट हीरो है, तुम कहीं के नहीं रहोगे. उसका अश्योरिटी मैं अभी से आपको दे देता हूँ. लॉयल्टी जहाँ पर रखीगी, सी डिवोशन भी है ना, डेड डिवोशन होना चाहिए, वरना डिवोशन ही मत रखो. मतलब अगर आपके जो भी गुरु है या स्पीकर है या मोटिवेशनल हीरो है, उसने रात को भी बोला कि ये सुबह है, अगर आपका उतना ताकत है कि आप उसको वो डिवोशन के साथ देख सको जो गुरु शिष्य की परिभाषा है, राइट. मॉडर्न वर्ड एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, और कुछ नहीं है ये, राइट. अगर आप डिवोटी हो, राइट, तो डिवोशन राइट जगह पर रहो. अच्छा, दूसरा, अगली बार किसी को भी चूज करो ना गुरु, राइट, तो उसका सिर्फ एक एंगल मत देखो कि भाई वो जो स्टेज पर बोलता है ना वो मत देखो. आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो गुरु को फाइनल करने से पहले ना गुरु को एक बार 360 डिग्री देख लेना. फिर ऐसा ना हो कि आज तुमने पिक्चर पर अलग हीरो देखा और नीचे उतरने के बाद अलग हीरो हुआ, कि जो आज भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, राइट. बिल्कुल. मैं आप कह रहे हैं कि फेवरेट अपना देख लो कौन है, सुनो सबको, जो फेवरेट लगे उस पर इन्वेस्ट करो, उस पर पैसा खर्च करो, उसकी टिकट खरीदो, उसके लिए थिएटर जाओ. साजन शाह की फेवरेट हीरोइन कौन है? फिर मोटिवेशन के अंदर बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो हीरोइन पूछ रहा हूँ. हीरोइन यार, मोटिवेशन जिसको देख के मिलता, या आंखों को सुकून ही जिसको देख के मिलता. यार बड़ा डिप्लोमेटिक पॉडकास्ट है आपका. यार हीरोइन ऐसा, माय फेवरेट फाइटर हीरोइन इज समंथा. मैं उनकी ज़िंदगी से बहुत इंस्पायर होता हूँ जब मैं उनको देखता हूँ. एक्टर के अंदर मेरा पर्सनल डिवोशन जो है वो महेश बाबू के ऊपर है. मतलब या मैं शर्ट पहनना ही इसीलिए स्टार्ट किया, पहले टी शर्ट पहन रहा था. मुझे लगा कि सिंप्लिसिटी में अगर एलिगेंस और अपने आर्ट की मास्टरी अगर दिखा सकता है तो साउथ बहुत. बिल्कुल. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. और आपको गुजरात से, गुजराती सिनेमा में इस वक्त बदल रहा है बहुत. अरे हाल में अवार्ड भी मिला एक फिल्म को, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी. अवार्ड भी मिला उस फिल्म को, शॉर्ट फिल्म में थी. तो गुजराती सिनेमा में बहुत बदल रहा है. मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त है, लाइक माई ब्रदर ओनली. जब गुजराती सिनेमा एक्सट्रीम ट्रांजिशन फेस कर, जब गुजराती सिनेमा का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस डायरेक्शन पर अभिषेक जैन करके, माई क्लोज कलीग बोलो या फ्रेंड बोलो, ये लड़का आया, फैमिली पूरा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एंड इसने डिसाइड किया कि मैं एक नया ट्रांजिशन और रिवॉल्यूशन लाऊंगा. स्टार्टेड विथ हिज फर्स्ट मूवी, बाद में आज भी
गुजराती मूवीज़ ऐसे ग्रो हो रही है, कुछ के रीमेक्स बॉलीवुड के अंदर भी हो चुके हैं। मेरे हिसाब से हर फील्ड के अंदर है ना, एक बाबा साहेब आम्बेडकर जैसा आदमी चाहिए या विवेकानंद जैसा आदमी चाहिए। जिस दिन वो आ गया, कलकत्ता का जो केस था, तो बहुत सारे अपने डॉक्टर्स फ्रेंड है जिन्होंने पूछा कि वीडियो बना कि कलकत्ता रेप केस। मैंने उनको बहुत हंसते हंसते क्लियर कट ना बोल दिया, मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, राइट, बिकॉज मुझे पता है कि एंड आउटकम क्या है। अनलेस एंड अनटिल एक पागल आदमी आ गया आम्बेडकर जैसा और विवेकानंद जैसा कि जिसने डिसाइड कर दिया कि अब तो सिस्टम बदलेगी, राइट, बट कोई करना नहीं चाहता। वही मैंने कहा ना, सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद लेकिन हाँ, पड़ोस वाले घर में हो। तो उस डॉक्टर को मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर करूंगा कि जो हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा, कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल के अंदर मोरल वैल्यूज़ के लेक्चर ज़रूर दे के आऊँगा जो मेरे कंट्रोल में है। पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका? कौन से सेगमेंट से पूछ रहे हो आप? जैसा बताना चाहें। इंडिया इज़ अ सुपर ग्रोइंग कंट्री। भले ही 40 करोड़ इन्वेस्ट करो और यूएस के सिटीज़न बनो, मैं एक नया थीम देना चाहता हूँ कि 40 करोड़ नहीं, 4 करोड़ राइट जगह पर इंडिया में इन्वेस्ट करो, आपको यूएस सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया ऐसे लेवल पर ग्रो हो रहा है, बस दिमाग से क्रिएटिव जगह पर आपको ग्रो करना चाहिए। लेफ्ट वाले हैं या राइट वाले? मैं 100% राइट वाला हूँ, हम्म ताकत के साथ राइट वाला हूँ, डिवोटेड हूँ। हम्म मैं काम हर एक जगह पर करता हूँ, पर राइट का मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि लीस्ट डैमेज इज राइट, सो आई एम राइट। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परसोना कैसा लगता है? मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को भगवान ऐसे कुछ चमत्कार वमत्कार कर दे और इनके अंदर और 20 साल की एनर्जी डाल दे, 20 साल का पैशन और जुनून डाल दे, भगवान उनको एक्चुअली एज वाइज ग्रो ही ना करे, एंटी एजिंग करवा दे, राइट, तो इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता लोगों को सिंगापुर में भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट एज़ यूजुअल टाइम अपना काम करता है। तो मैं आज भी साल में एक बार इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन नहीं है, बट प्रार्थना इसीलिए करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर जो अच्छा कर रहा है, अगर कोई लेमैन की प्रार्थना भी अगर उन तक पहुँच गई और उनको 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिल गए, 2 दिन में शायद वो 300 डिसीजन और ले पाएंगे, जैसे शायद समाज का कुछ अच्छा हो पाए। अच्छा, एक वक्त तो आएगा ही जब रिटायर होना पड़ेगा। 75 में सब कह रहे हैं हो ही जाना चाहिए, जो नहीं अरे मत उसके बोल बाद ऐसा। आप किसको देख रहे हो? मैं तो एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर? मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शायद वो इमोशंस और वो जो फेथ है ना हिंदुस्तान इंडिया, वो उन्होंने इतना डेप्थफुली अंदर डाल दिया है। तो ये दलाई लामा जैसा है कि अब दलाई लामा जब जाएंगे तब नए दलाई लामा आएंगे, ये जब जाएंगे तो ये कौन सा ऐसा पर्सोना हिंदुस्तान को दे के जाएंगे कि जो हिंदुस्तान को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाए। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जब गुजरात विधानसभा चुनाव हमने कवर किया, राजस्थान अभी हाल फिलहाल में किया, यूपी किया ही, मध्य प्रदेश, बिहार, मतलब देश में कहीं भी चुनाव हो, फिर लोकसभा चुनाव, तो लोगों का एक कहना था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ सकते हैं अब, और वही हैं जो उनकी तरह हैं, प्रधानमंत्री की तरह। मुझे थोड़ा कम लगता है। उसके पीछे पर्पज़ ऐसा है कि शायद मैं जितना पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कि कलर बायस्ड कंट्री कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंस थिंग कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है, अगर उनका ड्रेसिंग चेंज हो गया देन देर आर वेरी हाई चांसेस, बट वो होने वाला नहीं है बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी ज़िंदगी है। एंड कंट्री को ये स्टेज पर आइडियोलॉजी के रूट के अंदर लाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। आपके नज़रिए में योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं या कैसे साधु संत? ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चीफ मिनिस्टर, आई हैव नो डाउट इन टू इट। कि जिस हिसाब से यूपी ग्रो हो रहा है, मैं यूपी 3-4 बार जाके आया, जैसे गुजरात ग्रो हो रहा था एक टाइम पर, मुझे ऐसा लग रहा है गुजरात से भी बहुत फास्ट यूपी ग्रो हो रहा है राइट नाउ। द वे आई एम सीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, क्वालिटी, स्कूल्स, पावर है, राइट। बट बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इंडिया नहीं आता ना, बाद में पूरा वर्ल्ड आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ था एक टाइम पर, कि जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला था, एंड प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका वर्ड्स चेंज हुआ था। तो पोजीशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है योगी आदित्यनाथ जी ले ही सकते, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। उसके अंदर,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आज जो है, नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा जा रहा था, और विपक्ष वाले कह रहे, दुनिया भी कह रही थी, अरे चीफ मिनिस्टर गुजरात के कहाँ बन जाएंगे, वो नाम लोग जोड़ते रहेंगे उधर से, ऐसा नहीं होगा, मुस्लिमों को लेकर ऐसे बयान देते हैं, वो थोड़ी बन पाएंगे। फिर जब बने तो पूरी दुनिया, खासकर तो मुस्लिम कंट्रीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त बन गए। तो सबसे बेस्ट ऐसा होगा अगर आपने बोला ऐसा हो गया, हाँ। राइट, तो जो भारतवर्ष था ना पुराना, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, जब सारा इंडिया के अंदर था, अगर ये आ गए, राइट, तो इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा। अब दो नाम पे और मैं पॉलिटिकल व्यू चाहूँगा। एक तो आपके टाइटल से अमित शाह, हाँ, उनको देख के क्या लगता है? आप तो बहुत सौम्य हैं, शाह आपका भी टाइटल है, वो भाई साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है डांट रहा है, हालांकि वो कहते हैं कि अरे मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मैं किसी को डांटता नहीं हूँ जब सदन में खड़े होते हैं तो। सर एक्चुअली मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनको जितना सुना हूँ और समझा हूँ, एंड जब वो ग्रोइंग स्टेज पर थे, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मेरी मदर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 2014 के अंदर। मेरे फादर ने मेरी मम्मी को किडनी डोनेट किया था। हम फिनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ये ऑलरेडी एक पोजीशन पर थे। तो आज भी गुजरात के अंदर ऐसा फील है, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ, कि जब पैसे नहीं थे तो लोकल हमारे एरिया के जो कॉरपोरेटर थे वो मेरे पापा की नाम की एक अर्जी लेके इनके पास गए थे, इन्होंने साइन करके दिया था और हमको हमारे हॉस्पिटल के अंदर 4 लाख का कंपनसेशन मिला था किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर। इन्होंने छोटी छोटी जिंदगियाँ, मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी लाखों जिंदगियाँ ये और इनकी टीम एक्चुअली रोज टच करता है। सो जो ये बोलते हैं ना गुजरात में बीजेपी अनबीटेबल अनबीटेबल है, वो अनबीटेबल का पर्पस सिर्फ ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को पर्सनल बहुत टच किया है। जब स्कूटर चला रहे थे तभी भी टच किया है, आज जब बड़ा कॉन्वॉय जाता है तो भी टच करते हैं, और आज भी इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ को भी ये पर्सनली सर बहुत ध्यान देते गुजरात मॉडल है कुछ? हैं। कौन सा गुजरात? गुजरात मॉडल जो पूरे देश में प्रचारित किया, गुजरात मॉडल ने बदल 1-to-1 टच, इनकी टीम हो या कंपनी हो, या 1-to-1 पर्सनलाइज टच होने, मतलब गुजरात में ग्रोथ इजी इसलिए हो जाता है बिकॉज हर दूसरा आदमी इनको जानता ही है। बिल्कुल। अब एक और नाम था, राहुल गांधी पे। हाँ क्या आप सोचते हैं राहुल गांधी को देखते तो? भाई, मैं जम्मू और कश्मीर के अंदर एक ऐसे यूथ मोटिवेशन वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उस ड्यूरेशन पर उनकी भी वहाँ पर रैली थी। मैं कोई भी शहर के अंदर 25-30 हज़ार बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो जनरली हमको ओपिनियन जानने के लिए मिलते हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर कि ये क्या है कैसा है। उनको भी मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी वो बहुत अच्छे होंगे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में जवाब जी चाहूँगा। जी जी जी। सबसे पहले विराट कोहली पे क्या सोचते हैं आप? डिवोशन, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। शतक कैसा लगा पाकिस्तान वाला? अरे आई लव इट। मुझे वो लाइन याद आ गई कि 10 साल पहले उन्होंने एक लाइन बोली थी अपने आप को, कि जब जैसे अभी मेरा पेट आपको दिख रहा है वैसे उनको उनका पेट दिखा था। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद मिरर के सामने खड़े रह के बोले थे कि दिस इज द बॉडी ऑफ इंटरनेशनल एथलीट। उस दिन ना बोल दिया था वो, ना आज भी ना कांस्टेंट है। सो दैट्स व्हाई इट्स ए डिवोशन, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कितना खराब फॉर्म में, हालांकि खराब फॉर्म में नहीं थे, बस बता दो पाकिस्तान के खिलाफ मैच बंदा आउट खड़ा होगा। अरे भाई गुडनेस, लवली। वो रिजवान कहता है ना, या तो विन है या तो लर्न। जादू टोना किया था ऐसा बोला, कोई वीडियो के अंदर मैंने देखा था। विराट रोहित में बेस्ट कौन है? मुझे विराट कोहली लगता है। रोहित शर्मा इज अ गुड एंजॉइंग कैप्टन, ही इज अ गुड लीडर। विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन। वो आपके दो गुजराती भाव, बुमराह एंड जडेजा। जाडेजा इज जाडेजा, राइट। वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना बापू, तो बापू बापू अक्षर है। हाँ, ये सर है। बापू का जो टैग होता है ना वो फुल करेज वाला होता है, बहुत सिचुएशन में भी डाल दो वो निकाल ही देंगे। इसलिए धोनी भी बोल रहे थे कि आफ्टर रजनीकांत इंडिया को कौन मिला धोनी है। पे ही नाम प्यारा हो। धोनी आप हेटर वाले में हैं या धोनी के थोड़ा? नहीं, रिस्पेक्ट वाले में है, मतलब सीखते हैं भाई। आप भी मानते हो 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने हरा दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ शायद उनके कैलकुलेशन ने हरा दिया होगा। फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल की? गुजरात टाइटंस नहीं है। गुजरात नहीं है? नहीं, गुजरात टाइटंस नहीं है मेरी, सीएसके है अभी भी।
एक नाम मैं जरूर पूछूंगा, सचिन तेंदुलकर। Oh my God. I pray to God and to all the youth and to all the sportsmen. जिंदगी में अगर बनना हो तो इसके जैसा बनना, इनके जैसा बनना। मैंने हर किताब के अंदर उनके बारे में एक एक पेज भर के लिखा हुआ है। भगवान का जो टैग जो एक आपके शो में आए थे वो रियल में है। तो भगवान शायद इसीलिए कहा जाता है इनको कि इन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह अपनी ज़िंदगी का जस्टिस क्रिकेट के लिए किया था। तो कोई भी फील्ड के अंदर हो, बनना है तो सचिन बनना फील्ड के। भारत और विदेश में आप इतना गए, भारत और विदेश में क्या अंतर दिखा आपको? भारत में इमोशंस है, विदेश में इमोशंस नहीं है। भारत में आप सुकून फील कर सकते हो, विदेश में नहीं कर सकते हो। भारत में परिवार जैसा वर्ड है, विदेश में नहीं है। भारत में भी पैसा है, विदेश में भी पैसा है। वो कोई मल्टीप्लाई वाला 50 60 80 वाला सिस्टम नहीं है, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इक्वली जाता है। तो ये कैसा है कि जो भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं बिकॉज वो जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। अच्छा, कोई कंट्री जो इंडिया के बाहर पसंद आई? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? या फिर मेलबर्न का याद आया तो फिर मुझे विराट का वो छक्का याद आ जाता है हारिस ट्रॉफी पे। है भाई, अब ट्रैवलिंग मुझे लग रहा है मेलबर्न का नाम बदल के विराट कोहली कर देना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मान जाते हैं। बात पहुंचनी चाहिए, कम से कम मेलबर्न स्टेडियम का नाम बदल दीजिए, अगर शहर का नाम मत बदल पाइए। हालांकि धवन भाई का नाम आता है तो अगर उनको प्रोनाउंस करना ना आए तो वीके मेलबर्न स्टेडियम कर देना तो भी चलेगा। पाकिस्तान वालों की जल जाएगी भाई। 3 बुक जो हर एक यूथ को या हर किसी को पढ़नी चाहिए। नंबर 1 थिंग, 7 स्पिरिचुअल वेज ऑफ सक्सेस, दीपक चोपड़ा। बहुत छोटी बुक है, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी रीडिंग नहीं किया है, इस बुक से स्टार्ट करो। आप इजीली रीडिंग कल्चर, रीडिंग हैबिट चालू कर पाओगे और आपको इंटरनल सेंस होगा कि रीडिंग क्या होता है। नंबर 2, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा। अच्छा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई वाले टाइटल के ऊपर मत जाना, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कौन रोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर इन्होंने मोर देन 150 अलग अलग क्रिएटिव स्टेप्स अंदर बनाए हुए हैं एग्जीक्यूशन पॉइंट के साथ, कि रोज़ एक एक स्टेप भी अगर फॉलो किया तो भी आप आराम से अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ एस्केलेट कर पाओगे, राइट। तीसरी बुक, टुडे इज़ द डे करके एक बुक है, जिम स्टोवेल एक ब्लाइंड ऑथर है, उनकी बुक है कि जो आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएगा, एक ही दिन जीना है और वो आज है। ठीक। 3 फिल्में जो देखी जानी चाहिए? दोनों मिक्स। कोई भी। नंबर 1 इज एवेंजर्स, देखना ही चाहिए। एवेंजर्स एक हॉलीवुड मूवी है, आपको इसलिए देखना ही चाहिए बिकॉज आपको पता चलेगा कि एक आदमी 15 साल एक विजन लेके इतने सारे पार्ट्स बना के फाइनली अपने एंड विजन पर पहुंचा। 15 साल का उसका डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस, वो सारा का सारा उस पिक्चर के अंदर आपको एक्सप्रेशन के अंदर आएगा कि आदमी की सोच कितनी बड़ी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 एक एडल्ट मूवी है बट आपको वो देखना चाहिए, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके, कि एक आदमी सिर्फ अपने कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया को कैसे जी सकता है और जीत सकता है, राइट। एंड थर्ड, टू ऑल द जेन जीज, जेन अल्फा वाले टिपिकल लोग, राइट, कंपलसरी, अच्छा लगे या नहीं लगे, 3.5 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करके मेरा नाम जोकर पिक्चर देखना ही देखना है। ये एक आपको विजन देगा, दूसरा आपको कम्युनिकेशन देगा, तीसरा आपको ज़िंदगी की स्टेबिलिटी देगा। दुनिया की 3 जगह जो घूमनी चाहिए, या भारत की? भारत की 3 जगह जो, अब मेरी स्पिरिचुअल जगह है भाई, अब आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, नहीं, आप मुझे बताइए idea नहीं है। अगर आपने जो किया हो। राजस्थान के अंदर एक जैन टेम्पल है जीरावला करके, बहुत एक छोटे से गांव के अंदर एक टेम्पल है और बहुत साल पुरानी भगवान की प्रतिमा है। एंड एक जगह ऐसी है कि जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, जाना ही है और जाना ही चाहिए। दूसरी जगह जहाँ पर आपको एक्चुअली जाना चाहिए, सो इसे मैं जगह नहीं कहूँगा, इसे मैं घर कहूँगा, आपका खुद का जी, जहाँ इंसान को जाना चाहिए। मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेम करके बोल रहा हूँ, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझ सको तो। घर आप जाते हो लेकिन आप घर पे नहीं जाते, वो आपके लिए एक होटल है। नहीं, हम लोग मेहमान हो गए हैं। हाँ। और तीसरा, आदमी को अपने अंदर जाना चाहिए एक बार एटलीस्ट, दिन के अंदर 10 मिनट के लिए फील करना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। चलिए, आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ मोटिवेशन देना चाहें? जी, मैं 1 ही मिनट का एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। मैं मेरी ज़िंदगी के 15 साल का निचोड़ एक ही लाइन के अंदर आपको बोलूँगा। इसे मैं कहता हूँ, इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू। आपकी लड़ाई आपके साथ ही है, रोज़ आप ही जीतते हो,
आपको चूज़ करना है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव व्यू जीतता है या नेगेटिव व्यू जीतता है। रोज़ दिमाग मैनिपुलेट करेगा, रोज़ तकलीफ़ें आएगी, रोज़ अपने आप को झूठा दिलासा देना पड़ेगा, इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। बट इतना याद रखना कि जब जब सांसें चल रही है और जब तक सांसें चल रही है, कोई या तो सांस छोड़ रहा है या तो कोई सांस भगवान को 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक और दे दो, एक और दे दो। तो अगर आप और आपकी सेंसेस एक्टिव है, टाइम वेस्ट मत करना, एक एक मोमेंट ज़िंदगी के बनाना, मेमोरीज़ बनाना, हो सके इतने लोगों की मदद करना। एंड बस जब इधर से जाओ तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने इंसान बनाया था, महान है ना, ये अपनी कैपेबिलिटी से बना है, उतना वर्दी ज़िंदगी में करना। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रोहित शाह भाई। साहब। अरे देखो ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक चीज़ें कर रहे हैं, बट आई लव हिम अ लॉट। थैंक यू सो मच, इट वाज वन ऑफ द बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कमेंट बॉक्स आपका है, शेयर बटन भी आपकी है, सब्सक्राइब आपने किया हमें पता ही है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ पर। लगातार तमाम शख्सियत से यहाँ पर मुलाकात करवाता रहूँगा। नमस्कार।